मुझे पूरी तरह से तबाह करने के लिए मेरे छोटे भाई ने जहर की पूरी बोतल गटक ली, वो भी सीधे मम्मी और पापा के सामने। ठीक उसी के बाद कमरे में मौजूद हर इंसान को, जिसमें मैं भी शामिल था, उसके इनर वॉइस अपने सिर में गूंजती हुई सुनाई दी। क्यों क्यों मेरे भाई ने मुझे जहर क्यों दिया? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं वापस गांव नहीं जाना चाहता। अब वो मुझे जान से मारना चाहता है। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि आखिर चल क्या रहा है, पापा ने झपट कर बेंत उठाई और उसे पूरी ताकत से मुझ पर बरसा दिया। तुम जानवर हो! आर्थर तुम्हारा छोटा भाई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में उसे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तुम दुष्ट कमीने! हवा को चीरती हुई बेंत सनसनाती हुई आई और मेरी पीठ पर जोर से लगी। उस असहनीय दर्द ने मुझे तुरंत घुटनों के बल ला दिया। दर्द के मारे मेरा सिर ऊपर उठ गया और मेरी नजरें मेरे सामने खड़े पिता, माँ और बहनों से होती हुई आखिरकार उस दुबले पतले किशोर लड़के पर जाकर टिकी। मेरी आंखों में एक खौफनाक गहरा गुस्सा भड़क उठा। पिछले जन्म में हमारे ड्राइवर अंकल लियाम ने मेरे पिता की जान बचाने के लिए एक भीषण कार हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। इसी अपराध बोध में आकर मेरे पिता जॉर्ज विंटर्स ने उनके इकलौते बेटे को गोद ले लिया। वह लड़का आर्थर विंटर्स बन गया और ग्रैंडविले के सबसे अमीर परिवार विंटर्स फैमिली का सबसे छोटा बेटा बन गया। उसी पल से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मेरा पक्का कॉलेज एडमिशन का स्लॉट छीन लिया गया। हम टीचर्स ने मुझ पर परीक्षाओं में नकल करने का झूठा आरोप लगाया। हम कॉलेज एंट्रेंस के फाइनल एग्जाम्स के दौरान मुझे नशा देकर महिलाओं के बाथ हाउस में फेंक दिया गया। एक के बाद एक अनगिनत मुसीबतें मुझ पर टूटती रहीं। हर बार जब मैंने सफाई देने की कोशिश की तो मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझ पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। जब तक मुझे तड़पा तड़पा कर एक भयानक मौत नहीं दे दी गई और मैं एक भूत बनकर धरती पर नहीं भटकने लगा, तब तक मुझे असली सच्चाई का पता नहीं चला था। आर्थर असल में एक ट्रांस माइग्रेटर था जिसके पास एक चीट सिस्टम था। वह जब चाहे, जहां चाहे, अपने अंदर के विचारों को किसी के भी दिमाग में ब्रॉडकास्ट प्रसारित कर सकता था। इस शक्ति का इस्तेमाल करके उसने सबके सामने अपनी छवि एक मासूम प्यारे फरिश्ते जैसी बना ली थी। साथ ही उसे बस मन में कुछ हेर फेर भरे शब्द सोचने होते थे और मैं तुरंत अपने आसपास के सभी लोगों की नजरों में नफरत का पात्र बन जाता था। इसी वजह से उसने मेरी किस्मत का एक एक कतरा चूस लिया और आखिरकार मुझे एक भीषण कार एक्सीडेंट में मरने के लिए छोड़ दिया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि पिछले जन्म में मैंने बस यूं ही ऐसा कर दिया और उसने सच में सिस्टम को एक्टिवेट करके मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया, वरना अब तक मैं नर्क में सड़ रहा होता। इस वक्त आर्थर को इस घर में आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। किसी तरह उसने मीठे स्वाद वाला जहर हासिल कर लिया और जानबूझकर पूरे परिवार के सामने उसे पी लिया, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। गुस्से में अंधे होकर मेरे पापा ने हमेशा की तरह शारीरिक सजा का सहारा लिया। पिछले जन्म में मैं भीख मांगता रहा और सफाई देता रहा, जिसने उन्हें मुझे और ज्यादा पीटने के लिए उकसाया। मैं 3 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा और मेरी पूरी पीठ पर बदसूरत निशान रह गए। लेकिन अब जब मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहां बैठकर बस अपनी मौत का इंतजार करूं। और जब जॉर्ज ने मुझे दोबारा मारने के लिए बेंत उठाई तो मैंने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे हवा में ही पकड़ लिया, उनकी कलाई को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलटवार करो! जॉर्ज गुस्से से लाल होकर दहाड़े। क्यों नहीं करूंगा? मैं खड़ा हो गया। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। 2 जन्मों के आघात ने मेरी नजरों को शुद्ध कातिलाना गुस्से में बदल दिया था, जिसने मेरे सगे पिता को इतना डरा दिया कि वह तुरंत कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गए। क्या मैंने तुम्हें घुटनों से खड़े होने के लिए कहा था? जॉर्ज लगातार अपना गला फाड़कर चिल्लाते रहे। अब मेरी मां डायना ने परम घृणा के साथ मुझे घूरा और तपाक से कहा, माता पिता का अनादर करना और अपने ही भाई को जहर देना, क्या हमने तुम्हें इसी तरह पाला है? अब मेरी बहनें भी तुरंत उनके साथ हो गईं और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए बोली, आर्थर पहले ही बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन तुम बार बार उसे परेशान करते रहते हो। मम्मी और पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सजा दे रहे हैं। जल्दी से घुटनों के बल बैठो और अपनी सजा भुगतो। मेरी ठंडी निगाहें पूरे परिवार पर घूम गईं। मेरी आंखों में अब वो गर्मजोशी या दयालुता का एक अंश भी नहीं था जो कभी हुआ करता था। विंटर्स परिवार में हमेशा महिलाओं का दबदबा रहा था और बेटों की कमी थी। मेरी मां डायना ने लगातार 6 लड़कियों को जन्म दिया था, जिसके बाद सिर्फ एक बेटा पाने के लिए विदेशों में सरोगेसी पर भारी दौलत खर्च की। चूंकि मेरे दादाजी मुझसे बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास रखा और बचपन से ही खुद मेरा पालन पोषण और मार्गदर्शन किया। इसी वजह से मैंने कभी अपने माता पिता या बहनों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, चाहे वह मेरे मम्मी पापा हों या मेरी 6 बड़ी बहनें। उन सभी के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से खोखला था। इसे 3 साल पहले जब से दादाजी का बीमारी के कारण निधन हुआ, मैं इस घर में पूरी तरह से अदृश्य हो गया था और आर्थर के आने के बाद तो इस घर में मेरा वजूद ही खत्म हो गया। यहां तक कि नौकर चाकर भी मुझे तेवर दिखाने की हिम्मत करने लगे थे। लेकिन अब जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो मैं इस तथाकथित परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण भी नहीं रखूंगा। तो विंटर्स ग्रुप के महान चेयरमैन असल में एक अंधे मूर्ख हैं
जिन्हें सही और गलत का अंतर भी नहीं पता। मैंने नीचे देखा और एक गहरी हंसी हंसी। मैंने दांत पीसते हुए हर एक शब्द चबाकर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी हमेशा कहते थे कि आप किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा मुझे उत्तराधिकारी बनाने में लगा दी। पता चला कि उन्होंने शुरुआत से ही आपके अंधे और मूर्ख स्वभाव को भांप लिया था। तुमने अभी क्या बकवास की जॉर्ज, मेरी बातों पर गुस्से से कांपने लगे। अब बाकी विंटर्स परिवार हक्का बक्का खड़ा रह गया। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वही सीधा साधा और दब्बू लड़का है जिसे वे जानते थे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने अपना सिर झुकाया और पलटकर वार किया। आप बस आंख बंद करके किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अपने ही खून पर बेरहमी से हमला करने से पहले आपने सबूत ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई। अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो आप सीधे सीधे दुष्ट हैं। अगर वह आपसे कहे कि कचरे से मीठी खुशबू आ रही है तो क्या आप उसका एक कौर खा लेंगे? अचानक डायना आगे बढ़ी और उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम एहसान फरामोश लड़के, क्या तुम अपने माता पिता से ऐसे बात करते हो? मैंने अपने गाल के अंदरूनी हिस्से पर जीभ फिराई और उनकी तरफ देखकर उपहास उड़ाया। क्या आपने कभी सच में मुझे पाला है? मैं आपको याद दिला दूं, दादाजी ने मुझे पाला था। डायना का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उन्होंने सहज रूप से फिर से अपना हाथ उठाया। ये देखकर मैं ठंडी हंसी हंसा। आप मुझे फिर से मारना चाहती हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद एक बेटे को जन्म नहीं दे सकीं और मैं सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ था? क्या इसीलिए आप हमेशा मेरी शक्ल से नफरत करती रही हैं? और जहां तक आप बाकी बीमार पाखंडियों का सवाल है, मैंने अपना हाथ पूरे कमरे में घुमाया, सीधे अपनी एक एक बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप सब सिर्फ इसलिए नहीं जलती क्योंकि दादाजी ने मुझे कंपनी के 30% शेयर दिए थे? क्या इसीलिए आप सब इतनी कड़वी हो चुकी हैं? आप सब ऐसे घूमती हैं जैसे आप कोई शाही खानदान की हों। एक एक शब्द के साथ मैंने उन सभी के शालीन नकाबों को बेरहिमा से चीर दिया जो उन्होंने अपने बदसूरत सच को छिपाने के लिए पहने थे। इस दूसरी जिंदगी में मैं सब कुछ बिल्कुल साफ देख रहा हूं। भाड़ में जाए ये घटिया परिवार और आपका झूठा प्यार। मैं उन बेंत के वारों और उस थप्पड़ को जाने देता हूं। इसे हमारे बीच के खून के रिश्ते का मेरा आखिरी भुगतान समझें। मैंने उनके पीले पड़े स्तब्ध चेहरों को घूरा और घातक शांति के साथ कहा, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कभी हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत लूंगा। अगर विश्वास न हो तो आजमा कर देख लेना। अगले साल जिस दिन मैं 18 साल का हो जाऊंगा उसी दिन मैं इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। तब तक आप सब मेरे रास्ते से दूर रहें, वरना मैं आप सबको सड़कों पर फेंकने में संकोच नहीं करूंगा। आखिरकार दादाजी यह विला मेरे नाम छोड़ गए थे। क्या मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कर चुका हूं? पल भर में पूरा कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। तभी आर्थर के मन के विचार एक बार फिर सबके दिमाग में गूंज उठे। मैंने एक अफवाह सुनी थी कि मेरा सबसे बड़ा भाई ही विंटर्स परिवार का असली मुखिया है। अगर वह बूढ़ा इतनी जल्दी नहीं मरता तो हर कोई उसके रहमो करम पर होता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। यह सुनकर परिवार के चेहरों का रंग सदमे से बिल्कुल उड़ गया। जॉर्ज ने अपनी सत्ता को सीधे चुनौती मिलते देख गुस्से में आकर एक बार फिर अपनी बेंत उठाई। तुम छोटे लफंगे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ बगावत कर सकते हो? मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाने जा रहा हूं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह घर असल में कौन चलाता है। सबेंत बेरहमी से मेरे चेहरे और सिर पर आकर लगी। उस वार ने मेरे सिर की खाल को चीर दिया। गर्म खून मेरे माथे से रिसता हुआ तुरंत मेरे पूरे चेहरे पर फैल गया। ऐसा लगता है कि आपने मेरी चेतावनी को एक मजाक समझा। मैं एक गहरी हंसी हंसते हुए मुस्कुराया। मेरी आंखों में शुद्ध पागलपन की एक चमक भर गई। अगर तुम अपने बड़ों के सामने जुबान नहीं लड़ाते तो क्या मैं तुम्हें इतनी बेरहमी से मारता? जॉर्ज ने अपने बचाव में दहाड़ते हुए कहा। उनकी आवाज अपराध बोध से कांप रही थी। डायना ने तुरंत बगल से हामी भरी। बिल्कुल, तुम्हारे पिता तुम्हें बस कुछ तमीज सिखा रहे हैं। मेरी बहनें भी उनका समर्थन करने के लिए कूद पड़ी। गलती तुम्हारी ही थी। जल्दी से पापा से माफी मांगो। अगर तुम ऐसे ही पागलपन करते रहे तो हम तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस मुस्कुराता रहा। मेरी हंसी लगातार और उन्मादी होती जा रही थी, जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। 2 जन्मों से इकट्ठा हुआ गुस्सा, शिकायत और सीधे सीधे कातिलाना इरादा ठीक उसी पल ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अब बिजली की गति से चलते हुए मेरा बायां हाथ आगे बढ़ा और मैंने हिंसक रूप से जॉर्ज के बाल पकड़ लिए। क्रूर ताकत के साथ मैंने उन्हें घुटनों के बल नीचे पटक दिया, जबकि मेरे दाहिने हाथ ने आसानी से उनके हाथ से बेंत छीन ली। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारे पिता हैं। हर कोई परम अविश्वास में चीख उठा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना हाथ उठाया और बिना किसी दया के उन पर वारों की बारिश कर दी। रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे मारना बंद करो। जॉर्ज ने दर्द से कराहते हुए अपने हाथों को चेहरे पर रख लिया, यहां तक कि उनके कानों पर भी चोट के निशान बन गए थे। मैंने उन्हें तब तक लेश किया जब तक कि उनकी त्वचा फट नहीं गई और खून नहीं बहने लगा। उनकी दर्दनाक चीखों ने हवेली के सभी नौकरों और बॉडीगार्ड्स को दौड़कर वहां बुला लिया। इस खौफनाक और क्रूर नजारे को देखकर वे सब वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। डायना ने अत्यधिक गुस्से में अपने पैर पटके, क्या तुम अंधे हो?
यहां आओ और मेरी मदद करो, जल्दी करो, पापा को बचाओ। तुम राक्षस, अपने सगे बाप को पीटने के लिए तुम नरक में जाओगे। मेरी बहनें गुस्से से पागल होकर चीख रही थीं। और जैसे ही बॉडीगार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए बढ़े, मैंने जॉर्ज को एक रद्दी कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। मैंने उसे वहीं खून से लथपथ चेहरे के साथ कराहते हुए पड़े रहने दिया। जैसे ही मेरी बर्फीली नजर पूरे कमरे पर घूमी, बॉडीगार्ड्स डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। जल्दी कार निकालो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, डायना घबराकर चिल्लाई। यह सुनकर जॉर्ज ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, कोई हॉस्पिटल नहीं, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। डायना एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर तुरंत बात समझ गई। आखिरकार अगर समाज में यह बात फैल जाती कि एक बेटे ने अपने ही बाप को पीटा है, तो यह जॉर्ज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा होता। वह एलीट सर्कल में मजाक का पात्र बन जाता और विंटर्स फैमिली के शेयर की कीमतें धड़ाम से गिर जाती। तभी आर्थर के मन के विचार एक बार फिर गूंजे। कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे बड़े भाई ने पापा को पीटने की हिम्मत की। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि पापा इस बात को कभी बाहर लीक नहीं करेंगे। कितनी घटिया और कमीनी चाल है इसकी। उसके इन विचारों को सुनकर विंटर्स परिवार के बाकी सदस्य गुस्से से दांत पीसने लगे। उनकी आंखें मुझ पर अंगारे बरसा रही थीं। जॉर्ज ने कुछ पल सोचा और ठंडे लहजे में हुक्म दिया, कोई अंदर आओ, 7वें युवा मालिक 7th यंग मास्टर को पागलपन का दौरा पड़ा है। तुरंत साइकियाट्रिक वार्ड को फोन करो और इसे यहां से घसीट कर ले जाने के लिए कहो। वाह, कमाल है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरा सगा बाप सचमुच एक बेरहम इंसान था। ग्रैनविल शहर में विंटर्स एमिली की ताकत को देखते हुए अगर उसने मुझे पागल कह दिया तो मैं कानूनी तौर पर पागल मान लिया जाता। ऐसा करके वह पहला खुद पिटने की बेइज्जती से बच जाता और दूसरा दादाजी द्वारा मेरे नाम छोड़े गए कंपनी के शेयर्स कानूनी रूप से हड़प लेता। और तीसरा मुझे पागल खाने में बंद करके मन मुताबिक तड़पा सकता था। एक तीर से 3 शिकार। डायना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हनी, क्या हमें इस बारे में थोड़ा और नहीं सोचना चाहिए? अगर लोगों को पता चला कि विंटर्स परिवार में कोई मानसिक मरीज है तो हमारी बदनामी होगी। बिल्कुल नहीं। अगर आज इसमें अपने बाप को पीटने की हिम्मत है तो कल यह पूरे परिवार को जहर दे देगा। सही कहा उसने। न सिर्फ आर्थर को चोट पहुंचाई बल्कि पापा पर भी हमला किया। मैं ऐसे दरिंदे को अपना भाई मानने से इनकार करती हूं। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा परिवार एक साथ चिल्ला रहा था। हर कोई एक दूसरे के ऊपर चीख रहा था, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि वे जीत चुके हैं। आर्थर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। ऊपर से तो वह शांतिदूत बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार आग में घी डालने का काम कर रहे थे। हे, मैंने एक ठंडी हंसी के साथ अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और सपाट लहजे में कहा, अंकल ग्रांट, पिछले कुछ सालों से आराम करते करते आपकी हड्डियां जाम तो नहीं हो गईं? अपने आदमियों को लेकर पुरानी हवेली आ जाइए। यह सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। जॉर्ज डर के मारे पीला पड़ गया। तुम बदतमीज लड़के, तुम उस पुराने भूत को क्यों बुला रहे हो? क्या तुम जंग शुरू करना चाहते हो? अंकल ग्रांट के बारे में। उनकी उम्र 56 साल थी और उन्होंने दादाजी विंटर्स के साथ मिलकर इस साम्राज्य को शुरू से खड़ा किया था। वे इस फैमिली एम्पायर के संस्थापक स्तंभ थे, जिनका अंडरवर्ल्ड और लीगल बिजनेस दोनों में बहुत सम्मान था। बिजनेस और पॉलिटिक्स में उनके बेहद मजबूत कनेक्शंस थे। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सचमुच एक नंबर का बेवकूफ था। मुझे अच्छी तरह पता था कि अंकल ग्रांट वो तुरुप का ट्रम्प कार्ड है जिसे दादाजी ने खास तौर पर मेरे लिए छोड़ा था ताकि मैं ग्रुप को संभाल सकूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि परिवार उन्हें पसंद नहीं करता था, मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अब जब मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो अपने हाथों में असली ताकत रखना ही एकमात्र मायने रखता है। भाड़ में गए ये तथाकथित पारिवारिक रिश्ते। 5 मिनट से भी कम समय में विला के बाहर कई कारों के इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबकी खौफजदा निगाहों के सामने पारंपरिक सिल्क सूट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति कार से उतरा, जिसके पीछे 20 से अधिक बॉडीगार्ड्स थे। वे किसी सेना की तरह विला के मुख्य दरवाजे से अंदर घुस आए। प्रणाम छोटे मालिक, 20 से अधिक बॉडीगार्ड्स ने एक सुर में झुककर कहा। उनकी आवाज में एक खौफनाक धमक थी। अंकल ग्रांट अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे अंदर आए। पूरा कमरा तुरंत मौत की तरह शांत हो गया। अंकल ग्रांट, आप इन सब लोगों के साथ यहां क्या करने आए हैं? जॉर्ज साफ तौर पर घबरा रहा था। अंकल ग्रांट ने कमरे पर एक नजर डाली और तुरंत माजरा समझ गए। वे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और तंज कसते हुए बोले, छोटे मालिक ने मुझे बुलाया है तो कब्र में एक पैर रख चुका, यह बूढ़ा आने से कैसे मना कर सकता है? ऐसा लगता है कि आजकल का कोई भी कचरा खुद को मालिक समझने लगा है। अगर स्वर्गीय बड़े मालिक ये तमाशा देखते तो अपनी कब्र में रो रहे होते। इस कमबख्त ने अपने भाई को जहर दिया और अपने बाप को पीटा। क्या मुझे इसे सबक सिखाने का हक नहीं है? जॉर्ज ने झूठे आत्मविश्वास के साथ बहस की। अंकल ग्रांट बस सूखा हंसे। तुम्हें सचमुच कोई हक नहीं है। इस आमने सामने की लड़ाई में अंकल ग्रांट का पलड़ा भारी था। भले ही जॉर्ज की दौलत और शोहरत इस समय ग्रैनविले शहर में टॉप पर थी, लेकिन वह अंकल ग्रांट जैसे दिग्गज का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बुजुर्ग के पास अब भी भारी अंडरवर्ल्ड पावर थी। अगर वे सच में टकराते तो जॉर्ज के बचने का कोई मौका नहीं था।
अब मैंने बेंत की छड़ी को एक तरफ फेंका, ठाठ से चलकर सोफे पर बैठ गया और कहा, देख रहे हो, अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं सीधे निपटाता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं अंकल ग्रांट से कहकर उन्हें बंधवा दूंगा और मछलियों का चारा बनवा दूंगा। मैं तुम्हारी तरह ये घटिया माइंड गेम्स क्यों खेलूंगा? आर्थर, क्या तुम बहुत ज्यादा सस्ते टीवी सीरियल्स देखते हो? क्या लोगों को फंसाना ही तुम्हें आता है? मैंने ऐसा नहीं किया। आर्थर ने घबराकर अपना बचाव करने के लिए हाथ हिलाए, लेकिन विंटर्स परिवार के बाकी सदस्य अब उसे शक की निगाह से देखने लगे थे। यह बात तार्किक थी। अगर यह लड़का अपने बाप को पीटने जितना सनकी है तो उसे ऐसे घुमावदार खेल खेलने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने भाई को नहीं फंसाया। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा, आर्थर ने मिन्नतें की, जबकि उसके मन में विचार चल रहे थे। वह मेरा बड़ा भाई ही था जिसने मुझे वह जहर पीने पर मजबूर किया था। मैं उसे फंसाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगा? विंटर्स परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव बदलने लगे। एक एक करके उनकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ी, जो नफरत से भरी थीं। मैं धीरे से हाथ से बिना नहीं रह सका। यह सोचकर हंसी आ रही थी कि पिछली जिंदगी में मैं इतनी घटिया और बचकानी चाल से मारा गया था। अब जबकि मैं इस जिंदगी में उसके मन के विचारों को सुन सकता था, मुझे समझ आया कि यह सब कितना हास्यास्पद था। जब तक मुझे इस परिवार के झूठे रिश्तों की परवाह नहीं थी, तब तक यह हेर फेर पूरी तरह बेअसर था। मैं चाहता तो उसके झूठ को यहीं सबके सामने बेनकाब कर सकता था और विंटर्स परिवार को हकीकत का आईना दिखा सकता था। आखिरकार परिवार के बाकी लोग भी तो पीड़ित ही थे। भले ही उन्होंने आर्थर का साथ दिया और मुझे मरवा दिया, लेकिन अंत में वे खुद भी आर्थर के हाथों ही मरे थे। पर इस जिंदगी में वे मेरे लिए अजनबियों से बढ़कर कुछ नहीं हैं जिनसे मैं सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। अब मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा और ठंडे लहजे में कहा, अंकल ग्रांट, छोटे मालिक आर्थर को उनकी दवा पिलाइए। सुजूर, अंकल ग्रांट ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। उन्होंने हाथ से इशारा किया और 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ गए। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। आर्थर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपने सगे भाई का कत्ल करना चाहते हो? विंटर्स परिवार के बाकी सदस्यों ने तुरंत उसे अपने पीछे छिपा लिया। अब मैंने अपनी भौहें उठाई और बेहद ईमानदारी का नाटक करते हुए कहा, क्या इसने दावा नहीं किया था कि मैंने इसे जहर दिया है? अगर मैं इसके झूठ को सच न करूं तो यह तो बड़ी शर्म की बात होगी, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज गुस्से में दहाड़ा। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? मैंने कॉफी टेबल को लात मारकर उड़ा दिया। मेरा चेहरा अत्यधिक गुस्से से लाल था और मैं चिल्लाया, जो भी मुझसे पंगा लेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें लगता है तुम इसे बचा सकते हो? इसके गले में उतार दो इसे। हाँ जी हुजूर। दोनों बॉडीगार्ड्स ने विंटर्स परिवार को बेरहमी से एक तरफ धकेला और आर्थर के कमजोर शरीर को घसीटते हुए बाहर ले आए। मुझे बचाओ, हे भगवान, मुझे बचाओ, पेस्टिसाइड मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचाओ। आर्थर डर के मारे भीख मांग रहा था और उसके मन में चीखें चल रही थीं। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि मम्मी, पापा और बहनें मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? वह सिर्फ इस वजह से मुझे मार चाहता है? मैं मम्मी, पापा और अपनी बहनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। बस करो। डायना का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। तुम राक्षस, क्या तुम इस परिवार को तबाह करना चाहते हो? आर्थर हमारा भाई भी है। तुम अपने ही भाई के साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मेरी बहनें एक साथ चिल्ला रही थीं, मुझ पर चिल्लाते हुए बद्दुआएं दे रही थीं। अगर यह मेरा पुराना रूप होता तो मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका होता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अब वे मेरी नजरों में केवल दयनीय विदूषक बनकर रह गए थे। सबके सामने बॉडीगार्ड्स ने आर्थर के जबड़े पर लोहे जैसी मजबूत पकड़ बनाई। उसका मुंह जबरन खोला और कैंडी के स्वाद वाले पेस्टिसाइड की पूरी बोतल सीधे उसके गले में उंडेल दी। वह दर्द के मारे तड़पता और चीखता रहा, लेकिन फिर भी उसे भारी मात्रा में वह लिक्विड निगलने पर मजबूर होना पड़ा। विंटर्स परिवार ने बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। अंकल ग्रांट इस बार जिन आदमियों को लेकर आए थे वे बेहतरीन एलिट्स थे। यहां तक कि उनमें से सबसे कम रैंक वाले भी एक्स स्पेशल फोर्सेस के जवान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप टियर बॉडीगार्ड्स थे। विला के सुरक्षाकर्मी उनके सामने पूरी तरह से लाचार थे। उस पल पूरा विंटर्स परिवार कसाई के सामने खड़ी भेड़ों की तरह लाचार हो गया था। जब आर्थर ने पूरी बोतल निगल ली, तब जाकर बॉडीगार्ड्स ने उसे एक तरफ फेंक दिया। जल्दी करो, इसे अभी हॉस्पिटल ले जाओ, जॉर्ज ने नौकरों को बुलाने के लिए चिल्लाते हुए कहा और उसे इमरजेंसी रूम ले जाने के लिए हड़बड़ाने लगा। मैंने बस एक ठंडी हंसी बिखेरी और उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। इस लड़के के पास बहुत सारे राज थे और अगर मैंने इसे इतनी जल्दी मार दिया तो कोई मजा नहीं आता। मैंने एक लापरवाह मुस्कान के साथ पूछा, मिसेस विंटर्स, अब क्या आप लोग खुद यहां से बाहर निकल रहे हैं या मुझे अपने आदमियों से कहकर आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा? जॉर्ज गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था। तुम अभी विंटर्स परिवार के मालिक नहीं बने हो, तुम्हें हमें बाहर निकालने का क्या हक है? मेरी बहनें तुरंत गुस्से में उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं, जबकि डायना का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और उसने तंज कसा। ये मत समझो कि तुम इस जगह के मालिक बन गए हो सिर्फ इसलिए कि बूढ़े आदमी ने तुम्हें इस विला की डीड सौंप दी थी। तुम अभी भी एक नाबालिग हो और तुम्हारे गार्जियन ही फैसले लेते हैं।
अगर तुमने पागलों की तरह हरकतें जारी रखी तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। और जॉर्ज ने गुस्से में अपने दांत भींचे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अंकल ग्रांट इस बात को छुपा पाएंगे? अगर लोगों को पता चला कि विंटर्स परिवार के मुखिया को उनके अपने ही पैतृक घर से निकाल दिया गया है तो मैं खुद पुलिस बुलाकर इस पूरे मामले को सबके सामने ला दूंगा। अब मैंने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए एक हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, वैसे भी 1 साल में जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं। अंकल ग्रांट, विला पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए कुछ आदमियों को तैनात कर दीजिए और 2nd फ्लोर के सभी कमरों को खाली करवा दीजिए। अब से मेरी इजाजत के बिना वहां कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? अंकल ग्रांट ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। विंटर्स परिवार के सदस्य इतने गुस्से में थे कि उन्हें चक्कर आने लगा, जैसे वे किसी सपने से जागे हों। क्या यह सचमुच वही आसानी से दबाया जाने वाला हेनरी था? 2nd फ्लोर पर कुल 4 कमरे थे जो पूरे विला के सबसे शानदार स्वीट्स थे। वे पहले मेरे माता पिता और मेरी बड़ी बहन के हुआ करते थे, लेकिन जब से आर्थर परिवार में आया मेरा कमरा तुरंत छीन लिया गया और अंत में मुझे नौकरों के क्वार्टर में रहने के लिए भेज दिया गया था। अब जब मैंने हमारे रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया है तो मैं उनमें से किसी का सम्मान क्यों करूं? और मैंने एक बड़े हाथ के इशारे से बॉडीगार्ड्स को उनका सामान बाहर फेंकने का आदेश दिया। उन कमरों का एक एक सामान बाहर फेंक दिया गया। मैं पूरा 2nd फ्लोर अकेले अपने लिए रख रहा हूं। इस कदम ने विंटर्स परिवार को लगभग कलेक्टिव हार्ट अटैक दे दिया। मेरी सबसे बड़ी बहन लिली ने शिकायत भरे चेहरे के साथ कहा, उसने मेरा सामान बाहर फेंक दिया। अब मैं कहां सोऊंगी? क्या मुझसे सचमुच एक छोटे से गेस्ट रूम में रहने की उम्मीद की जा रही है? डायना ने लाचारी से सांस लेते हुए कहा, उसके पास अब अंकल ग्रांट का सपोर्ट है, बस अभी के लिए बर्दाश्त कर लो। मेरी चौथी बहन रोज ने फुसफुसाते हुए पूछा, मम्मी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने सचमुच हेनरी पर गलत आरोप लगाया हो? वह आमतौर पर कभी ऐसा नहीं करता। बकवास। रोज की बात काटते हुए बाकी बहनें एक साथ चहक उठीं। क्या तुम भूल गई कि उसने पिछली बार आर्थर को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था? और उसने स्कूल में भी आर्थर के खिलाफ बुलिंग का नेतृत्व किया था। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल, कल ही उसने आर्थर के पॉकेट मनी भी चुराए थे। वे पूरी तरह मान चुकी थीं कि मैं पैदाइशी तौर पर बुरा हूं। डायना ने सभी को ढांढस बंधाने की कोशिश की। चिंता मत करो, हेनरी सिर्फ भौंकना जानता है, काटना नहीं। अतीत में जब भी वह नखरे दिखाता था हमें बस उसे थोड़ा मनाना पड़ता था। और क्या वह हमेशा हमारे एक आज्ञाकारी छोटे कुत्ते की तरह वापस नहीं आ जाता था? सो जॉर्ज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ हामी भरी। बिल्कुल, वह बस एक नाबालिग बच्चा है जो एक बड़ा नखरा दिखा रहा है। वह सिर्फ अपने परिवार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, बस यही बात है। उसे कुछ दिन दो और वह ठीक हो जाएगा। सरोज पूरी तरह से खामोश रही। वह इस भावना को मन से नहीं निकाल पा रही थी कि हेनरी इस बार वाकई गंभीर था। हमें पहले आर्थर को देखना चाहिए। उसे जबरन जहर पिलाया गया है। कौन जानता है कि वह बच भी पाएगा या नहीं। जल्दी हॉस्पिटल चलो, हम उसके बारे में कैसे भूल सकते हैं। विंटर्स परिवार। दोस्तों जरा रुकिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। का दिल एक बार फिर घबराहट से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को गाड़ियां तैयार करने का आदेश दिया और हड़बड़ी में हॉस्पिटल की तरफ भागे। रिनी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर डायरेक्टर लेन ने खुद एक टीम के साथ विंटर्स परिवार का स्वागत किया। ओह मिस्टर विंटर्स, आप आ गए। कृपया जल्दी कीजिए, प्लीज बैठिए। जॉर्ज की भौहें गहरी चिंता में तनी हुई थीं। बस मुझे मेरे बेटे को देखने ले चलो, उसे जबरन जहर पिलाया गया है। क्या आप उसे बचा सकते हैं? यह सुनकर डायरेक्टर लेन ने एक बेहद अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर विंटर्स। सच तो यह है कि आपके छोटे बेटे को जहर दिया ही नहीं गया था। पूरा विंटर्स परिवार एक सुर में हैरान रह गया। डॉक्टर लुइस ने घबराहट में थूक निगला और सिर हिलाया। छोटे मालिक के नाक और मुंह में बस भारी मात्रा में लिक्विड भर गया था, जिसके कारण हल्की घुटन हुई थी। हमने उनके एयरवेज साफ कर दिए हैं और वे पूरी तरह ठीक हैं। वे अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर लुइस सबको सीधे वार्ड की तरफ ले गए। जब उन्होंने आर्थर को हॉस्पिटल के कमरे के अंदर पूरी तरह नॉर्मल देखा तो विंटर्स परिवार के सदस्यों के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बेहद बदसूरत हो गए। मम्मी, पापा, बहनें, आप लोग यहां कब आए? आर्थर स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखा। उसने एक कमजोर और सूखी सफाई दी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। मेरे भाई ने मुझे जो पिलाया वह जहर नहीं था। और हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा पसर गया। विंटर्स परिवार के सबसे नासमझ सदस्य भी बता सकते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वे उससे कोई सवाल कर पाते, आर्थर के मन की पीड़ित आवाज एक बार फिर गूंज उठी। मैं क्या करूं? मम्मी और पापा पक्का सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर अपने बड़े भाई को फंसाया है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता कि क्या हुआ था। क्या वह सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहा था? तभी विंटर्स परिवार ने राहत की सांस ली। डायना की आंखें नरम हो गईं और उसने कहा, खुद को दोष मत दो, यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। बस अगली बार इतने लापरवाह मत होना। बिल्कुल, यह महज एक गलतफहमी थी। अब जब सब साफ हो गया है
तो सब ठीक है। आर्थर का चेहरा कृतज्ञता से भरा था, जबकि उसका मन तुरंत वापस उनकी चापलूसी करने में लग गया। सिर्फ रोज के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। अविला के अंदर फर्स्ट फ्लोर के स्टडी रूम में अंकल ग्रांट और मैं टी टेबल के आमने सामने बैठे थे। 2 बॉडीगार्ड्स दरवाजे पर सख्त पहरा दे रहे थे और किसी को भी आसपास आने की इजाजत नहीं थी। चूंकि मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की यादें थीं और बचपन से ही मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए अगले 7-8 सालों में ग्रैनविले शहर में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाएं मेरे दिमाग में पूरी तरह साफ थीं। इस तरह के पूर्ण पूर्वाभास के साथ मुझे स्वाभाविक रूप से अचूक तैयारियां करनी थीं। विंटर्स परिवार के अधिकांश लोग सिर्फ अंधे और मूर्ख थे। मैं उन्हें कभी दोबारा स्वीकार नहीं करूंगा। जहां तक अंकल ग्रांट की बात थी, वे पूरी तरह से भरोसेमंद थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे बेहद वफादार थे और उन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते देखा था। वे मुझे अपनी ही औलाद की तरह प्यार करते थे। अंकल ग्रांट, विंटर्स परिवार के साथ रहना आपकी प्रतिभा की पूरी बर्बादी है। क्यों ना आप बाहर मेरे लिए काम करें? हम विंटर्स परिवार को एक करारा झटका देने के लिए अंदर और बाहर से तालमेल बिठा सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार भले ही जॉर्ज जैसे आदमी में योग्यता की कमी हो, लेकिन वह इतने सालों से कॉरपोरेशन में गहराई से जुड़ा हुआ है और उसका बिजनेस जोंकों से भरा पड़ा है। उस पर पूरा कंट्रोल पाना आसान नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम इस पूरी इमारत को ढहा दें और इसे नए सिरे से खड़ा करें। अंकल ग्रांट की दिलचस्पी तुरंत जाग गई। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे आगे बोलने का इशारा किया। मैंने चाय की एक चुस्की ली और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, 2 दिनों में टाइटन ग्रुप के हेड की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। उनकी मौत के बाद कंपनी के स्टॉक बुरी तरह क्रैश हो जाएंगे। इसलिए अंकल ग्रांट, तीसरे दिन आपको ग्रुप के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से संपर्क करना शुरू करना होगा और साथ ही ओपन मार्केट से शेयर खरीदने होंगे। फिर 12वें दिन उन्हें बस डंप कर देना है, क्योंकि उस दिन टाइटन फार्मास्यूटिकल्स के हेड की मौत होने वाली है। अंकल ग्रांट ने गहरी सांस ली। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे यह जानकारी कहां से मिली। फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और सहमति जताई। मैंने आगे कहा, साथ ही अब से हमारे आदमियों को रखने के लिए बगल वाला विला खरीदने का समय निकालें। मुझे बॉडीगार्ड्स की 3 टीमें चाहिए। मुझे अपने आसपास बॉडीगार्ड्स की 3 टीमें चाहिए। एक टीम मेरी निजी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी जब मैं बाहर जाऊंगा। बाकी 2 टीमें शिफ्टों में काम करेंगी और 24 घंटे विला के 2nd फ्लोर, खासकर स्टडी रूम और मेरे बेडरूम की रखवाली करेंगी। आपको यह पक्का करना होगा कि वहां कोई भी पैर न रख सके और धीरे धीरे विला के सभी नौकरों और ड्राइवरों को हटाकर हमारे अपने लोगों को तैनात कर दीजिए। समझ गए? अंकल ग्रांट ने तुरंत हामी भर दी। उस पूरी रात विंटर्स परिवार ने गुस्से से उबलते हुए किसी तरह जल्दी जल्दी डिनर किया और अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह ही आर्थर और मैं एक के बाद एक बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। हम दोनों सेंट्रे इंटरनेशनल हाई स्कूल में 12वीं क्लास सेक्शन 2 के छात्र थे। विंटर्स जैसे अमीर घराने में अच्छे ग्रेड लाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मुख्य गेट पर एक विशाल मर्सिडीज जी क्लास कार चुपचाप खड़ी थी। ड्राइवर विल ने हमें बाहर आते देखा और झटपट दौड़कर हमारे पास आया। उसने एक हाथ से आर्थर का बैग लिया और दूसरे हाथ से कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए आदरपूर्वक कहा, छोटे मालिक, ध्यान से बैठिए। शुक्रिया भाई विल, आर्थर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों का अहंकार छिप नहीं पा रहा था। विल ने दरवाजा बंद किया, फिर मेरी तरफ मुड़कर एक ताने भरी मुस्कान के साथ बोला, माफ करना छोटे मालिक हेनरी, कार में जगह थोड़ी कम है। क्यों ना आप हमेशा की तरह अपनी साइकिल से ही चले जाएं? यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। यह सुनते ही आसपास काम कर रही नौकरानियों की सांसें अटक गईं। वे विल को ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई महामूर्ख हो। क्या इस आदमी की मौत आई है? यह सीधे हेनरी से पंगा ले रहा है? क्या इसे नहीं पता कि कल क्या हुआ था? सच तो यह था कि उस बेवकूफ को कुछ नहीं पता था। कल उसने अपने साले की शादी के लिए छुट्टी ली थी, इसलिए उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि विंटर्स परिवार की पूरी सत्ता पलट चुकी है। नौकर आपस में कानाफूसी करने लगे। विल ने उनकी फुसफुसाहट सुनी और उसकी भवें तन गईं। अतीत में जॉर्ज और उसकी पत्नी की चापलूसी करने के लिए विल हम दोनों भाइयों के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव करता था। आर्थर के आगे पीछे वह हाथ जोड़कर घूमता था, लेकिन जब मेरी बारी आती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। परिवार के बाकी ड्राइवर जॉर्ज, उसकी पत्नी और 6 बहनों को लाने ले जाने में व्यस्त रहते थे, इसलिए आखिरकार मैंने साइकिल से ही स्कूल आना जाना शुरू कर दिया था। विल को मेरी खामोशी की इतनी आदत हो गई थी कि उसका रवैया दिन ब दिन अहंकारी होता गया। लेकिन कौन जानता था कि आज का दिन पूरी तरह अलग होने वाला है। इससे पहले कि विल कुछ समझ पाता, एक विशाल गहरे नीले रंग की पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बेंटली मलसान्य विला के मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी। तीखे काले सूट पहने 6 लंबे चौड़े आदमी फुर्ती से बाहर निकले। कुछ ने दरवाजा खोला, जबकि बाकियों ने तुरंत सिक्योरिटी पेरीमीटर बना लिया। उनमें से 2 तेजी से आगे बढ़े और मुझे दोनों तरफ से कवर किया। छोटे मालिक, कृपया इस तरफ आइए। मैंने विल के चेहरे पर छाई दहशत और सदमे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने सीधे आर्थर की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी,
जिसका चेहरा ईर्ष्या और नफरत से काला पड़ चुका था। फिर मैं अपने गार्ड से घिरकर कार में बैठ गया। अंकल ग्रांट ने पहले ही बगल वाला विला नंबर 16 खरीद लिया था। 3 पूरी टीमों में कुल 18 बॉडीगार्ड्स 24 घंटे तैनात थे। ऐसा रुतबा तो खुद जॉर्ज का भी नहीं था। आर्थर भला जलन से क्यों न फटे। रईसी, आपको समझना होगा कि एक पेशेवर बॉडीगार्ड को रखने का खर्च सालाना 10 से 30 लाख रुपए 1 to 3 मिलियन आता है। 18 बॉडीगार्ड्स का मतलब था सालाना करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च। पूरे ग्रैनविले शहर में ऐसे अरबपतियों को उंगलियों पर गिना जा सकता था जो पूरे साल इतनी बड़ी सुरक्षा टीम का खर्च उठा सकें। आर्थर जैसा गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ दूर से खड़े होकर लार ही टपका सकता था। बेंटले मलसैन धीरे से विला क्षेत्र से बाहर निकल गई। इस समय हर गाड़ी में 2-2 बॉडीगार्ड तैनात थे और सुरक्षा दस्ते का कैप्टन खुद मेरी गाड़ी में मेरी सुरक्षा कर रहा था। सुरक्षा इतनी अभेद्य थी कि बाहर से कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि मैं उन 3 गाड़ियों में से किस में बैठा हूं। आधे घंटे बाद आर्थर और मैं एक के बाद एक सेंट रे इंटरनेशनल हाई स्कूल पहुंचे। जैसे ही हमारी 4 गाड़ियां कैंपस के पार्किंग लॉट में रुकीं, वहां भीड़ जमा हो गई। 3 बेंटले मलसैन, और वो भी कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ मॉडल। ये कौन है भाई? पता नहीं, लेकिन उनके बगल वाली कार विंटर्स परिवार के गोद लिए बेटे आर्थर की है। सब भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। ग्रैनविले के इस नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या तो बेहद अमीर थे या ऊंचे रसूख वाले, और कम से कम वे देश भर से मोटी रकम देकर बुलाए गए जीनियस छात्र थे। इसलिए सबकी पार्क ही नजर थी। आमतौर पर आर्थर जहां भी जाता आकर्षण का केंद्र होता था, लेकिन आज जब वह अपनी कार से उतरा तो किसी ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सभी छात्रों और शिक्षकों की निगाहें उन बेंटले कारों पर टिकी थीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले, बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। हमें नेवी टेलकॉट स्टाइल स्कूल यूनिफॉर्म पहने था। मेरे बाएं हाथ में एक उत्कृष्ट ब्लैक गोल्ड जेड की अंगूठी थी और दाएं हाथ में पटेक फिलिप की लेटेस्ट पुरुषों की घड़ी थी। मेरी स्वाभाविक शालीनता मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखा रही थी जैसे टीवी ड्रामे से बाहर निकला कोई रईस वारिस हो। छोटे मालिक विंटर्स, ये तो हेनरी है। स्तेरी तो स्कूल में 6 बॉडीगार्ड्स लेकर आया है। क्या इतना दिखावा करने की जरूरत है? शभीड़ पूरी तरह हैरान थी। मैंने दोबारा उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं कितना हाई प्रोफाइल दिख रहा हूं। दोबारा जन्म लेने का मतलब था कि मैं एक क्रूर सफर पर निकलने वाला हूं, जिससे कई संदिग्ध किरदार मुझसे चिढ़ेंगे। इसलिए मैं ढिलाई नहीं बरत सकता था। मैं किसी फालतू वजह से दोबारा मरना नहीं चाहता था। फिलहाल कैंपस काफी सुरक्षित है। आप लोग गाड़ियों में ही रहकर आराम करें, बारी बारी से खाना खाएं और वॉशरूम जाएं। बस स्कूल के कामकाज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैंने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए शांति से आदेश दिया। छोटे मालिक, बॉडीगार्ड कैप्टन ने सिर हिलाया। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस अपने इमरजेंसी कम्युनिकेटर को दबा दीजिएगा। हम 1 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इस कम्युनिकेटर में हमारा इन बिल्ड ट्रैकर है। किसी भी अनहोनी या अपहरण की स्थिति में हम तुरंत आपकी लोकेशन लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। अंकल ग्रांट और उनकी टीम सचमुच प्रोफेशनल थी। एक बार जब मेरी नेटवर्थ 10 अरब पार कर जाएगी तो मुझे कम से कम 12 आदमियों वाली कुछ और टीमें रखनी होंगी, वरना मुझे बाहर घूमने में पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होगा। कुछ और निर्देश देकर मैं मुड़ा, अपना बैग संभाला और सीनियर ईयर कक्षा 12 के सेक्शन 2 के क्लासरूम में शान से दाखिल हुआ, जहां मेरे सहपाठियों की ईर्ष्या और नफरत भरी निगाहें मेरा स्वागत कर रही थीं। इस क्लास में करीब 30 बच्चे थे। मेरे कदम रखते ही शोर शराबा अचानक थम गया। कमरे के बीच से कुछ बेहद दुर्भावनापूर्ण निगाहें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। आर्थर अपनी कुर्सी पर पीछे झुका हुआ बैठा था और उसके आसपास 4-5 घमंडी अमीर बच्चे मंडरा रहे थे। ये वही लड़के थे जो कभी मेरे वफादार चमचे हुआ करते थे। वे मेरा पक्ष पाने के लिए मेरे आगे पीछे दुम हिलाते थे। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि मैं परिवार की नजरों से गिर चुका हूं, उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया और आर्थर के तलवे चाटने लगे। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बहुत सीधा, विनम्र था और कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। इसके अलावा असली युवा मालिक का टैग होने के कारण भले ही मैं पसंदीदा नहीं था, फिर भी किसी की मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। वे चमचे ज्यादा से ज्यादा मुझ पर फब्तियां कसते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज अपने अहंकार पर बार बार चोट खाने के बाद आर्थर मुझे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। सुबह की पढ़ाई की तैयारी के दौरान वह लगातार लंबी सांसें ले रहा था और एक उदास चेहरा बना रखा था, जिससे आसपास के सभी लोगों में उत्सुकता जाग गई। क्या हुआ आर्थर? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अगर कोई बात है तो हमें बताओ, इसे दिल में दबाकर मत रखो। सदहत तेरे की! क्या उस कमबख्त हेनरी की फिर से तुमसे उलझने की हिम्मत हुई? मैं उसकी चटनी बना दूंगा, कुछ अमीर लड़के गुस्से में बुदबुदाए। ज्यादा मत सोचो दोस्तों, मेरे बड़े भाई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। चलो हम सब बस पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आर्थर ने ऊपर से बेहद मासूम और धीमी आवाज में मेरा बचाव किया।
लेकिन उसके मन के विचार बड़ी आसानी से सबके कानों में गूंज गए। हेनरी आखिरकार मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे चाहे कितना भी प्रताड़ित करे। आर्थर के मन के विचार आगे गूंजते रहे। मुझे यह सब निगलना होगा और बर्दाश्त करना होगा। अगर मेरी वजह से परिवार की बदनामी हुई तो मैं मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे गोद लिया है। तेरी तो आर्थर, तुम कुछ ज्यादा ही दरियादिल हो। तुम सचमुच यह सब सह लेते हो? तुम वही हो जिससे चेयरमैन विंटर्स और उनकी पत्नी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह हेनरी तो मिसेस विंटर्स की कोख से पैदा भी नहीं हुआ है। तुम साले उससे इतना डरते क्यों हो? सकक्षा के अमीर लड़के एक बार फिर तथाकथित अन्याय की भावना से भर गए और कई गरीब छात्रों को भी गहरा अन्याय महसूस होने लगा। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग में एक मेलोड्रामेटिक टीवी सीरियल की कल्पना कर ली, जहां एक दुष्ट अमीर सौतेला भाई एक गरीब गोद लिए हुए बेटे पर जुल्म ढा रहा था। एक एक करके उनकी निगाहें मेरे प्रति तिरस्कार से भर गईं। अबेरुखी से भरी भीड़ चाहे जितनी भी गुस्से में हो, वे सिर्फ मुंह से भड़ास निकालने की हिम्मत रख सकते थे। आखिरकार मैं ही विंटर्स परिवार का असली युवा मालिक था। यह देखकर आर्थर ने मौके का फायदा उठाया और उसके विचार प्रसारित होते रहे। बड़े भाई ने कल घर पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया। उन्होंने अपने सगे बाप पर हाथ उठाने तक की हिम्मत की। मुझे मम्मी पापा को समझाने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना अगर उन्होंने सचमुच बड़े भाई से रिश्ता तोड़ लिया तो क्या होगा? धत तेरे की, उसने अपने सगे बाप को पीटा? वह पागल है। चेयरमैन विंटर्स के गुस्से को देखते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे उससे रिश्ता न तोड़ें। साहा, ऐसा लगता है कि महान युवा मालिक विंटर्स बहुत जल्द घर से लात मारकर बाहर निकाल दिए जाएंगे। और जब भीड़ इस बात पर खुश हो रही थी तो कुछ अमीर लड़कों के मन में लालच आ गया। वे काफी समय से हेनरी को सबक सिखाना चाहते थे, बस उसकी हैसियत के डर से अब तक अपने हाथ रोके हुए थे। लेकिन अगर उसने अपने परिवार को इस हद तक धकेल दिया था कि वे उससे रिश्ता तोड़ रहे थे, तो फिर डर किस बात का था? अब बहती गंगा में हाथ धोने और गिरते हुए को लात मारने का सही मौका आ गया था। अरे जेसन, क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगे? पिछली बार आर्थर ने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की थी, भूल गए? लड़कों ने आपस में नजरें मिलाईं और फिर सबकी निगाहें एक बज कट छोटे बाल वाले लड़के पर टिक गईं। उस लड़के का नाम जेसन जोन्स था। उसका परिवार पीढ़ियों से बिजनेस में था और ग्रैनविले शहर में उनका दबदबा और प्रभाव बहुत ज्यादा था। उसके चाचा और बड़े बुजुर्गों का शहर की सत्ता में तगड़ा रसूख था। वह कभी हेनरी का बचपन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आर्थर के दिमाग के खेल और हेरफेर की वजह से अब दोनों के बीच पूरी तरह दरार आ चुकी थी। जेसन एक नंबर का गुंडा था जो इस दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरता था। सबकी शह पाकर वह एक मखौल भरी मुस्कान के साथ मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। चंद शब्दों में उसने मेरे पीछे की डेस्क पर बैठे छात्रों को वहां से भगा दिया और फिर एक हेकड़ी भरे अंदाज में बैठ गया। एक जोरदार आवाज के साथ उसने अपनी डेस्क को सीधे मेरी पीठ से सटाकर धक्का दिया। तो आखिरकार तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया। क्यों? बड़े 30 मार खां बन रहे थे ना? और बनो। चलो, मम्मी पापा को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बचकाना, दफा हो जाओ। मैंने इन बचकानी हरकतों को भाव देना जरूरी नहीं समझा। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं अपना एक एक पल खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहता था। इस समय मेरे स्कूल बैग में सिर्फ साधारण टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। उसमें फिजिक्स और मैथ्स ओलंपियाड की किताबें, फाइनेंस और शेयर मार्केट की किताबें, हैकर प्रोग्रामिंग गाइड्स, यूनिवर्सिटी लेवल की कैलकुलस और एडवांस मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक्स थीं। 180 के IQ और अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ अगर मैं अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे दूं तो देश की किंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में आसानी से टॉप कर सकता था। मेरे इस बेरुखे रवैये ने जेसन को आग बबूला कर दिया। उसने मेरी कुर्सी पर लात मारी और दहाड़ा, बचपन से तुम्हारा यही हाल है। तुम हमेशा मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते आए हो, है ना? अब जब तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार नहीं है तो देखता हूं तुम्हारी हेकड़ी कैसे टिकती है। मैंने पूरी शालीनता और शांति से अपनी किताब का पन्ना पलटा और कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, पीछे हट जाओ। अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो जोन्स परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। सच में मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा सड़क पर छूटा कुत्ता जोन्स परिवार का क्या बिगाड़ लेता है। जेसन एक कमीनी मुस्कान के साथ पीछे झुक गया, अपने पैर फैलाए और सामने वाली डेस्क पर लात मारने लगा। यह देखकर आर्थर ने तुरंत मामला शांत करने का नाटक किया। प्यार से बात करो जेसन, क्या तुम और मेरे बड़े भाई बचपन के दोस्त नहीं हो? तुम बीच में मत आओ आर्थर, आज मैं तुम्हारी तरफ से इसे सबक सिखाने वाला हूं। जेसन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे उन लोगों से नफरत है जो रोज आसमान पर चढ़े रहते हैं जैसे कि वे कोई बहुत खास चीज हो, जबकि असलियत यह है कि इनके घर की नौकरानियां भी इनके ऊपर पैर रखकर निकल जाएं, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, यह सुनकर अमीर लड़कों का ग्रुप ठहाके मारकर हंस पड़ा। पूरी क्लास मजाक उड़ाती नजर आ रही थी और जेसन लगातार मेरी कुर्सी पर लाते मार रहा था। मैंने एक लाचार सांस ली और अपनी किताब को आराम से एक तरफ रख दिया। अगले ही पल मैंने अपनी डेस्क पर रखा बॉल पॉइंट पेन उठाया और बिजली की फुर्ती से पीछे घूमा। मेरा बायां हाथ जेसन के गले पर जाकर लॉक हो गया और मेरे दाएं हाथ ने पूरी ताकत और बेरहमी से उस पेन को उसके गालों, उसकी आंखों के पास, उसके मुंह और उसके सिर पर बार बार घोंपना शुरू कर दिया।
मेरे वार पलक झपकते ही और बिल्कुल जानलेवा थे। कमरे में तुरंत दर्द से फटने वाली चीखें गूंज उठीं। जेसन जैसा महलों में पला बढ़ा लड़का हेनरी के इस आत्मघाती और खूंखार हमले का सामना कैसे कर पाता? आर्थर सदमे के मारे वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी क्लास सन्न थी और लड़कियां डर के मारे चीखने लेंगी। चीखों के एक भयानक सिलसिले के बाद आखिरकार जेसन को अपने उकसावे की कीमत चुकानी पड़ी। जब मैंने शालीनता से अपना हाथ पीछे खींचा, तब तक जेसन की गर्दन पर मेरी उंगलियों के गहरे बैंगनी निशान पड़ चुके थे और उसका सिर और चेहरा खून से लथपथ था। यहां तक कि खुद को बचाने के लिए उसने जो हाथ आगे किए थे, उनमें भी खून से सने छेद हो चुके थे। वह इस समय किसी भूत जैसा खौफनाक दिख रहा था। उसकी आंखों में मौत के मुंह से बचकर निकलने का साफ डर था और वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई यमराज देख लिया हो। ओह मेरे भगवान, जल्दी करो, जल्दी जाकर टीचर को बुलाओ, बहुत अनर्थ हो गया। ये तो उसे जान से मारने पर उतारू था। यह पूरी तरह पागल हो चुका है। पुलिस को फोन करो। क्लास में हड़कंप मच गया। हर चेहरे पर दहशत और घबराहट साफ दिख रही थी। कुछ अमीर लड़के जेसन को संभालने के लिए आगे बढ़े। हालांकि वे खुद अक्सर लड़ाइयों में पड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी इतनी बेरहम और जानलेवा लड़ाई नहीं देखी थी। इस पल हर कोई अपने भाग्य को कोसने के बजाय भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने हेनरी को नहीं उकसाया, वरना उनकी हालत जेसन से भी बदतर होती। मैंने एक हल्का सा मुस्कुराते हुए रुमाल निकाला और शांति से अपनी उंगलियों और उस बॉल पॉइंट पेन से खून पहुंचने लगा। मेरी एक बेपरवाह नजर जब किनारे खड़े लड़कों पर पड़ी तो वे इतने डर गए कि 2 कदम पीछे लड़खड़ा गए। पुलिस बुलाओ, अभी पुलिस बुलाओ, जेसन दर्द से कराहते हुए गुस्से में चिल्लाया। मैं इसकी गांठ जेल में सड़वा दूंगा। तुम कुछ मामूली खरोंचों के लिए एक नाबालिग को जेल भेजना चाहते हो? मैंने बेहद मासूमियत भरा चेहरा बनाकर पूछा। वैसे तुम्हारे सगे चाचा इन दिनों अपने प्रमोशन के बेहद नाजुक मोड़ पर हैं, सही कहा ना? अगर इस समय जोन्स परिवार का कोई गंदा स्कैंडल गलती से बाहर लीक हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वे हार्ट अटैक से बच पाएंगे? क्या? शजेसन गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। इस बेहद संवेदनशील समय पर वह सचमुच पुलिस बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जोन्स जैसे रसूखदार परिवार बदनामी से सबसे ज्यादा डरते थे, चाहे वह आपसी लड़ाई हो या कुछ और। अगर कोई भी संदिग्ध खबर बाहर निकल जाती तो जेसन को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। कोई बस पीछे से थोड़ी सी चिंगारी लगाता है और तुम एक पालतू हथियार की तरह कूद पड़ते हो। जोन्स परिवार की बदकिस्मती है कि उन्होंने तुम्हारे जैसा मुकम्मल बेवकूफ पैदा किया। जरा खुद को देखो, तुम खून से लथपथ पड़े हो, जबकि जिसने तुम्हें उकसाया उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है। यह सुनते ही जेसन ने झटका देकर अपना सिर घुमाया और उसकी नजर आर्थर पर पड़ी, जो अपनी सीट पर आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर अब भी वही हैरान और मूर्खतापूर्ण भाव था, लेकिन आर्थर की आंखों में जेसन के लिए रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। वास्तव में वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। वह शायद अंदर ही अंदर जश्न मना रहा था कि चोट उसे नहीं बल्कि जेसन को लगी। अरे भाई जेसन, मुझे माफ कर दो। आर्थर ने घबराकर अपना सिर हिलाया और सफाई देने की कोशिश की। तभी आर्थर के मन के विचार बिल्कुल सही समय पर गूंज उठे। वाह, मैंने तो तुम लोगों से बहुत पहले ही कहा था कि मेरे बड़े भाई से पंगा मत लो। वह इतना खूंखार है कि उसने अभी मेरी भी रूह कंपा दी थी। यह सुनकर जेसन के चेहरे के कड़े भाव थोड़े कम हुए। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी यह बकवास हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। भले ही आज तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए हम पुलिस न बुलाएं, लेकिन हमारा जोन्स परिवार इस बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तुम बस राह देखो। जेसन ने खून पहुंचते हुए धमकी दी। मैंने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए हल्के से जवाब दिया, एक घटिया और लाचार जोन्स परिवार, अगर मैं तुम्हें कचरा खाने पर भी मजबूर कर दूंगा तो भी तुम्हें उसे निगलना पड़ेगा। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो अपने जोन्स परिवार के बुजुर्गों से कहो कि वे खुद आकर मुझसे मिलें। यह सुनते ही कमरे में एक बार फिर सबकी सांसें अटक गईं। साधारण लोग शायद न समझें कि जोन्स परिवार का क्या वजूद था, लेकिन क्लास के अमीर बच्चे अच्छी तरह जानते थे। जोन्स परिवार वह आखिरी ग्रुप था जिससे उनके खुद के माता पिता या बड़े बुजुर्ग पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके सिर्फ एक इशारे से अलग अलग सरकारी अधिकारी इनके पारिवारिक बिजनेस की नाक में दम कर देते। कॉरपोरेशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिन रात जांच और जुर्माने होने लगें तो कोई भी बर्बाद हो जाएगा। यही वजह थी कि जेसन स्कूल में ऐसे घूमता था जैसे पूरा स्कूल उसी का हो। क्या हेनरी का दिमाग पूरी तरह सटक गया है? इसकी इतनी हिम्मत कि वह जोन्स परिवार को इतनी सरेआम चुनौती दे रहा है। क्या तुम लोगों को लगा कि जेसन से निपटने के बाद मैं बाकी सबको भूल गया हूं? मैंने बाकी अमीर लड़कों की तरफ अपनी बर्फीली नजरें घुमाई। तुम लोग अभी 1 सेकंड पहले बहुत जबान चला रहे थे। क्यों? अब अपने अच्छे दोस्त के लिए खड़े नहीं होगे? आओ आओ, टीचर के आने से पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मेरी खौफनाक नजरें जैसे ही उन पर पड़ी, अमीर लड़कों का वह ग्रुप डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उनके चेहरे शर्म और खौफ से लाल हो गए, लेकिन काफी देर तक किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई।
मैं इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें एक तरफ धकेला और सीधे आर्थर की तरफ बढ़ा। आर्थर का चेहरा पूरी तरह दहशत से भर गया और वह चिल्लाया, बड़े भाई, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी उसके मन के विचार फिर से घबराहट में चीखने लगे। बड़े भाई पक्का मुझे जान से मार डालेंगे। मैं क्या करूं? कोई प्लीज मुझे बचाओ। मैंने उसकी तरफ अत्यंत घृणा से देखा। हर वक्त मुझे बड़े भाई कहकर मेरा जी मत मिचलाओ। तुम हमेशा घर और स्कूल दोनों जगह पीठ पीछे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हो, और जैसे ही पासा पलटता है तुम्हें लगता है कि तुम बस बैकग्राउंड में छिपकर मासूम होने का नाटक कर सकते हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह दुनिया ऐसे चलती है? आर्थर ने अपनी सिसकी दबाते हुए खुद का बचाव करने की कोशिश की। बड़े भाई, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस पर अपनी जबान बर्बाद करके पूरी तरह थक चुका था। मैंने उसके बाल पकड़े और पूरी ताकत से उसका सिर सीधे डेस्क पर दे मारा। धाड़ धाड़, मुझे बचाओ। आर्थर दर्द के मारे तड़प उठा और उसकी नाक से खून की धार बहने लगी। आसपास खड़ी भीड़ पूरी तरह दहल गई। उनके दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहे थे। बस करो हेनरी। तभी एक सुरीली लेकिन बर्फीली आवाज ने मुझे डांटा, तुम बिल्कुल हिंसक पागल हो चुके हो। क्या दादाजी विंटर्स ने तुम्हें इसी तरह पाला है? अपने ही भाई पर हमला करना और अपने सहपाठियों को प्रताड़ित करना? तुम विंटर्स परिवार के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। क्लोई, प्लीज मुझे बचाओ। आर्थर ने अपने खून से सने चेहरे के साथ लाचारी से भीख मांगी। मैंने बस अपनी एक जमी हुई नजर उसकी तरफ घुमाई। क्लोई, जो स्टर्लिंग ग्रुप की इकलौती वारिस थी, मुझ पर अपनी आंखें तराने लगी। हम दोनों साथ वाले बढ़े थे, इसलिए हमें एक तरह से चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स माना जा सकता था। एक वक्त था जब मुझे सचमुच उसके लिए अपने दिल में एक मीठा धड़कता हुआ रोमांस महसूस होता था। हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने तो हमारी सगाई तक की मजाक मजाक में बातें की थीं। कितने अफसोस की बात थी कि यह औरत भी बाकी सब की तरह पूरी तरह अंधी और मूर्ख निकली। मेरी पिछली जिंदगी में आर्थर ने अपनी मीठी मीठी बातों, झूठी मासूमियत और चापलूसी से मेरे इस बचपन के दोस्त का दिल बड़ी आसानी से जीत लिया था। क्लोई न सिर्फ उसकी हरेम का हिस्सा बन गई, बल्कि उसने खुद हर बार मेरे खिलाफ साजिशें रची। जब भी कोई विवाद होता, वह हमेशा आर्थर की ढाल बन जाती। जब भी कोई गलतफहमी होती, वह मेरे बचाव का एक शब्द भी सुनने से इनकार कर देती। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, क्लोई आज भी वैसी ही अंधी रक्षक बनी हुई है, लेकिन अब मुझे वह पुराना दिल का दर्द महसूस नहीं होता। अब मुझे केवल उसके प्रति शीतलता और हिकारत महसूस होती है। तुमने मुझसे रुकने को कहा और मैं रुक जाऊं? तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैंने दोबारा आर्थर के बाल पकड़े और उसका सिर फिर से डेस्क पर दे मारा। धाड़ धाड़, अभी रुक जाओ। क्लोई का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। जाहिर है उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर दूंगा। घबराहट के एक पल में, खतरे की परवाह किए बिना, उसने डेस्क से एक पेपर नाइफ उठाया और उसे सीधे अपनी गोरी गर्दन पर टिका दिया। अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। क्लोई ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ धमकी दी। तेरी तो क्लोई, कोई पागलपन मत करो। छोटे मालिक विंटर्स, बस रुक जाइए। इस चक्कर में किसी की जान मत लीजिए। मेरे भगवान, जल्दी जाकर किसी टीचर को बुलाओ। क्लासमेट्स चिल्लाने लगे और उनमें से कुछ तो घबराकर क्लास से बाहर भाग गए। इस बीच मैं पूरी तरह अवाक खड़ा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसू या रोऊं। क्या तुम पूरी तरह साइको हो? तुम्हें उसे बचाना है, इसलिए तुम खुद का गला काट लोगी? एक जमाना था जब मैं क्लोई को अपनी सगी बहन या उससे भी बढ़कर मानता था। अगर उसका हाथ मिल्क टी के कप से थोड़ा सा भी जल जाता तो मेरा दिल तड़प उठता था। लेकिन पिछली जिंदगी में उसके अंतहीन धोखे सहने के बाद मेरा दिल बहुत पहले ही पत्थर बन चुका था। अगर क्लोई अभी इसी वक्त मेरे सामने मर भी जाती तो भी मेरी पलक तक नहीं झपकती। इस टीनेज लड़की को एक निडर शहीद की तरह नाटक करते देख मुझे यह बेहद हास्यास्पद लगा। स्टर्लिंग ग्रुप ने जिस लाडली राजकुमारी को पालने में 10 साल से ज्यादा का समय लगाया, वह असल में एक मुकम्मल बेवकूफ थी। यह सचमुच दयनीय था। अगर मरना चाहती हो तो जल्दी करो और मर जाओ। मेरी आंखों के सामने से यह बकवास हटाओ, मैंने ठंडे लहजे में कहा। मेरे हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। मैंने फिर से आर्थर का सिर पकड़ा और उसे डेस्क पर मारना जारी रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्लोई अविश्वसनीय रूप से आहत और हैरान दिखी। पुराना हेनरी कभी ऐसा नहीं था। अतीत में अगर वह खुद को चोट पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश करती तो वह पागलों की तरह घबरा जाता था। वह उसकी हर अनुचित मांग तक मान लेता था। तो अब उसे कोई परवाह क्यों नहीं थी? रुक जाओ, मैंने तुम्हें रुकने को कहा। अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम बदतमीज, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे? क्लोई ने बेबसी और गुस्से में अपने पैर पटके। वह इस अजीब से स्टैंड ऑफ में फंस चुकी थी जहां से वह पीछे भी नहीं हट पा रही थी। तभी क्लास 2 की होमरूम टीचर मिस डेविस हांफती हुई वहां पहुंची। सीनियर क्लास 2 के इस पूरे सर्कस ने आसपास की क्लासों की भारी भीड़ को इकट्ठा कर लिया था
और बाहर कई शिक्षक और छात्र तमाशा देख रहे थे। होम रूम टीचर ने जैसे तैसे भीड़ को चीरा और क्लास में दाखिल हुई। अगले ही पल उनके मुंह से एक कान फाड़ने वाली चीख निकली। तुम बदतमीज लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसी वक्त रुक जाओ। ओह, गुड मॉर्निंग मिस डेविस। मैंने मुस्कुराते हुए आर्थर को छोड़ दिया। मेरा चेहरा बिल्कुल मासूमियत की मूरत बना हुआ था, लेकिन उस सटीक एक्सप्रेशन ने मिस डेविस को और ज्यादा आग बबूला कर दिया। सजेसन और आर्थर की खून से लथपथ हालत को देखकर वे चिल्लाने और कोसने लगीं। तुम नीच जानवर, तुम्हारी अपने ही सहपाठियों के साथ इतनी बेरहमी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस बुला रही हूं। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें जुवेनाइल जेल भिजवाती हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। इस बात ने जेसन को पूरी तरह डरा दिया। उसने तुरंत बीच में टोकते हुए चिल्लाया, नहीं, आप पुलिस नहीं बुला सकती। कोई पुलिस नहीं, मैंने पहले ही इसे सुलझाने के लिए अपने परिवार को बुला लिया है। मिस डेविस, बस शांत हो जाइए। यह सुनकर मिस डेविस आखिरकार हकीकत में वापस आईं। अगर पुलिस की गाड़ियां कैंपस में आती और यह बात फैलती तो स्कूल की बदनामी होती और कॉल करने वाली के रूप में उन्हें भी सजा मिलती। जल्दी करो, इन्हें तुरंत मेडिकल रूम ले जाओ। मिस डेविस ने गहरी सांस लेते हुए हड़बड़ी में आदेश दिए। तुम और तुम, जल्दी करो। और हेनरी, तुम अभी के अभी अपने माता पिता को फोन करो। अपने माता पिता को फोन करूं ताकि आप उनके सामने झुककर हाथ जोड़ने और चापलूसी करने का नाटक कर सकें, मिस डेविस? मैंने एक ताने भरी मुस्कान के साथ पूछा। यह सुनते ही क्लास में दबी हुई हंसी की एक लहर दौड़ गई। यह सच था। अगर कोई साधारण छात्र होता तो मिस डेविस उसे चबा जाती, लेकिन हेनरी के माता पिता के सामने उन्हें एक नौकर की तरह मुस्कुराने और गिड़गिड़ाने का नाटक करना पड़ता। इस बात का एहसास होते ही मिस डेविस बेहद आहत दिखीं। वे मुड़ी और स्कूल बोर्ड को बुलाने के लिए तेजी से बाहर निकल गईं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही मैं तुम्हें जेल न भिजवा सकूं, लेकिन मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हें सेंट रे हाई स्कूल से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए। जेसन ने मेडिकल रूम की तरफ बढ़ते हुए ठंडे लहजे में थूका, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बस राह देखो। यह सुनकर मैंने तंज कसा और उसे चेतावनी दी, सिर्फ तुम्हारे जोन्स परिवार के दम पर? मुझे डर है कि यह काफी नहीं होगा। शायद तुम्हें और बैकअप बुला लेना चाहिए। मैंने पहले ही अंकल और आंटी विंटर्स को बता दिया है। मेरे पापा भी आ रहे हैं। क्लोई ने अपने दांत भींचते हुए ताना मारा। दिखाओ अपनी हेकड़ी, देखते हैं जब तुम्हारे माता पिता यहां पहुंचेंगे तो वे तुमसे कैसे निपटते हैं। मैंने पूरी तरह शांत और संयमित रहकर जवाब दिया। मुझ में एक सूट पहने गैंगस्टर मॉबस्टर जैसी शालीन और खतरनाक वाइब थी। एक ऐसा लुक जिसे देखकर क्लास की कई लड़कियां बस एकटक निहारती रह गईं। 5 मिनट के भीतर सीनियर क्लास 2 का यह विशाल ड्रामा पूरे स्कूल में फैल गया। वीडियो और तस्वीरें स्कूल के फोरम पर हर तरफ उड़ रही थीं। पूरा स्कूल सदमे में था और गॉसिप से गूंज रहा था। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हेनरी पूरी तरह साइको हो चुका है, और कुछ को पूरा यकीन था कि इस बार वह सलाखों के पीछे जाएगा और जेल की वर्दी सिलेगा। और जैसे जैसे यह बवंडर बढ़ा, फोरम पर एक सट्टेबाजी भी शुरू हो गई कि क्या हेनरी को स्कूल से निकाला जाएगा या जेल भेजा जाएगा। छात्रों ने इतनी दीवानगी से वोट किए कि ट्रैफिक के दबाव के कारण स्कूल का सर्वर ही क्रैश हो गया। और दोपहर के आसपास आखिरकार इस मामले के बड़े खिलाड़ी स्कूल पहुंचे। जेसन के तीसरे चाचा, मार्क जोन्स क्लोई के पिता, चार्ल्स स्टर्लिंग और हेनरी की मां मिसेस विंटर्स, सब लोग घबराए हुए वहां पहुंचे। जैसे ही वे प्रिंसिपल के कैबिन में घुसे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। अंदर कदम रखते ही उनका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगा। जेसन और आर्थर के सिर और हाथ मम्मी की तरह पट्टियों से लिपटे हुए थे, जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। वे दिखने में बेहद खौफनाक लग रहे थे, यहां तक कि क्लोई की गर्दन पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं। और प्रिंसिपल लॉसन और स्कूल बोर्ड के लोग बगल में असहज होकर खड़े थे, जबकि मैं चाय की मेज के मुख्य हिस्से पर बड़े घमंड से बैठा आराम से अपने लिए चाय बना रहा था और मेरे ठीक पीछे 2 बॉडीगार्ड तैनात थे। जेसन, आखिर यहां क्या हुआ? मेरी प्यारी राजकुमारी, हे भगवान, तुम्हारी गर्दन पर यह चोट कैसे लगी? वे तीनों बदहवास होकर चोट देखने के लिए आगे भागे। डायना इतनी परेशान थी कि उसके आंसू निकलने ही वाले थे। आर्थर बेटा, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? किस आवारा बच्चे ने ऐसा किया? लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका यह सवाल बिल्कुल बेकार था। उसके अंदर एक अंधा गुस्सा भड़क उठा। तुम छोटे राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यह कहते हुए उसने डेस्क पर रखी एस्ट्रे उठा ली और मुझ पर फेंकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने बस शांति से अपनी आंखें उठाईं। मेरी नजर चाकू की तरह ठंडी थी। हाँ मिसेस विंटर्स, इसे फेंकने से पहले जरा ध्यान से सोच लें। मैंने आराम से चाय की एक चुस्की ली। मैं हमेशा जैसे को तैसा में विश्वास रखता हूं। कल चेयरमैन विंटर्स का भी चेहरा तोड़ा गया था। आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत खास हैं, है ना? तुम नीच लड़के, मैं तुम्हारी मां हूं, डायना ने कहा। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। क्या तुम मुझ पर भी हाथ उठाओगे? सिर्फ जन्म देने वाली।
जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैंने एक भौं उठाई और पलटवार किया। क्या मिसेस विंटर्स भूल गईं कि आपके बगल में जो बैठा है वही आपका असली लाडला बेटा है? सो मेरी बात सुनकर डायना गुस्से से बेहोश होने वाली हो गई। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर हकलाने लगी, तुम 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 और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन आखिरकार उसने एस्ट्रे फेंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं सच में पलटकर वार करूंगा। अपने इस पारिवारिक ड्रामे को घर ले जाओ और वहीं सुलझाओ। मार्क जोन्स पूरे रौब और कड़े तेवर के साथ बैठ गया। इस समय मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे भतीजे जेसन को इस तरह अधमरा क्यों किया गया? क्या आप लोग मुझे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? बोलते हुए उसने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा और दहाड़ा। उसकी डरावनी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। और चार्ल्स स्टर्लिंग ने भी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, बात काटी। हेनरी, तुम और क्लोई साथ पले बढ़े हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने उसे इस तरह चोट पहुंचाई? इन तीनों शक्तिशाली परिवारों के भारी दबाव के कारण स्कूल के बड़े अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। प्रिंसिपल लॉसन और बाकी लोग ठंडे पसीने से तरबतर थे। मिस्टर जोन्स, मिसेस विंटर्स, चेयरमैन स्टर्लिंग, यह पूरी घटना क्लासरूम के सुरक्षा कैमरे में कैद हो गई है। तीनों छात्रों की चोटों का इलाज कर उन्हें स्थिर कर दिया गया है। क्यों ना पहले हम फुटेज देख लें और फिर तय करें कि इस मामले को कैसे सुलझाना है? प्रिंसिपल लॉसन ने सावधानी से सुझाव दिया। यह सुनकर मार्क जोन्स और चार्ल्स स्टर्लिंग कोई बहस नहीं कर पाए। वे बस सहमति में सिर हिला सके। यह देखकर प्रिंसिपल लॉसन ने जल्दबाजी में प्रोजेक्टर चालू किया और सुरक्षा फुटेज को दीवार पर प्रोजेक्ट कर दिया। चूंकि इसमें जोन्स, स्टर्लिंग और विंटर्स परिवार शामिल थे, जो सभी ऐसे रसूखदार लोग थे जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए फुटेज पूरी तरह से रॉ और बिना एडिट की हुई थी। हेनरी के क्लासरूम में कदम रखने से लेकर आर्थर द्वारा जेसन को दुर्भावना से उकसाने और जेसन द्वारा पहला घूंसा मारने तक, इस पूरी घटना का सच सबके सामने बिल्कुल साफ साफ आ गया। मार्क जोन्स और चार्ल्स स्टर्लिंग कोई बेवकूफ नहीं थे। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, उनके चेहरों पर गहरी शर्मिंदगी साफ दिखाई देने लगी। एक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भतीजा इतना मूर्ख था जो किसी और का मोहरा बनकर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। दूसरा इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा बेवकूफ थी, जो सचमुच अपनी ही गर्दन पर चाकू रख रही थी। दोनों आदमी शातिर और मैंजे हुए खिलाड़ी थे। वे तुरंत पूरी बात समझ गए कि यह सारा तमाशा विंटर्स परिवार के गोद लिए हुए बेटे द्वारा रचा गया था। लेकिन डायना हमेशा की तरह जानबूझकर अंधी बनी रही। फुटेज देखने के बाद भी उसने न केवल यह माना कि आर्थर ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसे इस बात का गहरा दुख था कि आर्थर को इतनी बेरहमी से पीटा गया था। वह गुस्से से पूरी तरह कांप रही थी और उसने नफरत से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। आखिर मैंने तुम जैसे राक्षस को जन्म कैसे दे दिया? अपने ही भाई को चोट पहुंचाना, अपने सहपाठियों को धमकाना। तुम नीच हो, पूरे परिवार के लिए कलंक हो। प्रिंसिपल, मैं डायना इसका बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगी। इस कचरे को अभी के अभी स्कूल से बाहर निकाला जाना चाहिए। डायना ने एक एक शब्द जहर उगलते हुए कहा। इस कमरे में मौजूद हर कोई सदमे से हाँफने लगा। उन्होंने सुना था कि विंटर्स परिवार में अनबन रहती है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पागलपन भरा होगा। अपने गोद लिए बेटे का बदला लेने के लिए सरेआम अपने सगे बेटे को इतनी बेरहमी से कोसना, कोई सिरफिरा पागल भी ऐसा नहीं करता। खैर, जब मिसेस विंटर्स ने अपना रुख साफ कर दिया है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मार्क जोन्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह सच है कि मेरे भतीजे जेसन का पहले उकसाना गलत था, लेकिन फिर भी इसे मेरे भतीजे को इस हालत में पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं था। जब तक हेनरी को एक्सपेल किया जाता है, मैं इस मामले को यहीं छोड़ सकता हूं। यह सुनकर चार्ल्स स्टर्लिंग ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने इस बार इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। अगर इसे कड़ी सजा नहीं मिली तो यह कभी सबक नहीं सीखेगा। सतीनों बड़े दिग्गजों का दबाव देखकर प्रिंसिपल लॉसन ने आखिरकार राहत की सांस ली और तुरंत अपना फैसला सुनाने की तैयारी करने लगे। मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। चूंकि आप तीनों बड़ों ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो मुझे भी एक जूनियर के नाते थोड़ी हिम्मत दिखाकर कुछ शब्द कहने की अनुमति दें। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो भतीजे? चार्ल्स स्टर्लिंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो? बूढ़े खूसट। मैंने अपना चाय का कप फर्श पर जोर से दे मारा, जो एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सीधे उसकी तरफ उंगली उठाकर बरस पड़ा। तुमने खुद फुटेज देखी है। क्या शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे मामले का तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना था? वह तो बस बिना मतलब दूसरों के फटे में टांग अड़ाने कूद पड़ी और अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लिया। क्या चल रहा है यहां? कोई घटिया धारावाहिक? अगर वह सचमुच खुद को मार लेती तो इसका इल्जाम किस पर आता? तुम्हारी बेटी का दिमाग पूरी तरह खाली है। जल्दी करो और उसे किसी पागल खाने ले जाकर उसका इलाज करवाओ। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना जो मुझ पर इस तरह भौंक रहे हो? और तुम चाहते हो कि मैं इसकी कीमत चुकाऊं? तुम एहसान फरामोश इंसान। अगर मेरे दादाजी ने तुम्हें उस वक्त गटर से न निकाला होता तो आज भी तुम एक मामूली इंसान होते और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट की बोरियां उठा रहे होते।
कुछ साल चेयरमैन स्टर्लिंग की कुर्सी पर क्या बैठ गए, तुम अपनी औकात ही भूल गए। सबके सामने चार्ल्स स्टर्लिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी छाती गुस्से के मारे हाँफ रही थी और उसने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को पीछे छुपा लिया। वह कई बार ऐसा लगा कि गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन उसने किसी तरह अपने इस घूंट को पी लिया। तुम सही कह रहे हो, अगर बड़े मालिक ने मुझे आगे न बढ़ाया होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। वह एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, चार्ल्स स्टर्लिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुम्हारा इस तरह सरेआम मेरा अपमान करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बड़े के साथ अपनी हद पार कर रहे हो? क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मेरे दादाजी गुजर गए, तुम्हारे सारे काले कारनामे भी उनके साथ खत्म हो गए? मैंने एक भौं उठाई। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। तुम्हारे खिलाफ हर एक ब्लैकमेल करने वाली सामग्री मेरी मुट्ठी में है। यह तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने तुम्हें अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा, और तुम्हारी अभी भी इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा लो। यह सुनते ही चार्ल्स स्टर्लिंग के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। पापा, कुछ बोलिए ना, क्लोई ने परेशान होते हुए कहा। हेनरी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरे पापा को सम्मान दो, वरना मैं तुम्हें इसका मजा चखा दूंगी। अपना मुंह बंद रखो, चार्ल्स स्टर्लिंग ने ठंडे लहजे में डांटा। फिर उसने अपना चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का पूरा हक है भतीजे। आज मुझसे गलती हुई, उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। हमारा स्टर्लिंग ग्रुप आज के इस मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन क्यों पापा? क्लोई ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। देखो, उसने छोटे आर्थर का क्या हाल कर दिया है। अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो कम से कम इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा चुप रहो। चार्ल्स स्टर्लिंग ने झटके से अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ एक पागल भेड़िए की तरह घूर कर देखा। उसकी आंखों में छिपे उस खूंखार लुक ने क्लोई के चेहरे का रंग उड़ा दिया। मुझे माफ करना, मेरी बेटी सचमुच बिल्कुल बेवकूफ है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, चार्ल्स स्टर्लिंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ आह भरते हुए कहा। मैंने पूरी तरह से अधीर होकर अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। हमारे परिवारों के पुराने रिश्तों के खातिर मैं इस बार इसे जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि अंजाम क्या होगा। धन्यवाद भतीजे। चार्ल्स स्टर्लिंग ने धन्यवाद के रूप में अपने हाथ जोड़ लिए। आखिरकार वह एक व्यावहारिक और समझदार इंसान था। एक बच्चे के हाथों पूरी तरह अपमानित होने के बाद भी अपने स्वाभिमान का घूंट पी जाना किसी पुरानी वफादारी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि हेनरी के पास उसकी पूरी सल्तनत को तबाह करने की चाबी मौजूद है। मोड़ पर खड़ी यह बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी थी और केबिन में सन्नाटा पसर गया था। अब कुछ पलों के लिए पूरे केबिन में एक बेहद असहज कर देने वाली खामोशी पसर गई। कमरे में खड़ा हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बाजी इस तरह कैसे पलट गई। चेयरमैन स्टर्लिंग भले ही इस मामले से पीछे हट रहे हो, लेकिन हमारा जोन्स परिवार इसे इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने देगा। मार्क जोन्स ने ठंडे तेवर के साथ अपना चाय का कप उठाया, अपनी आंखें सिकोड़ी और चेतावनी भरे लहजे में कहा। तुमने मेरे भतीजे को जो चोट पहुंचाई है उसका हिसाब तुम कैसे चुकता करोगे? इसे अपनी खराब किस्मत समझो, या फिर अपना अंधापन, या फिर यह मान लो कि जोन्स परिवार इतना बेवकूफ है कि किसी और के हाथों का मोहरा बनने के लिए खुद आगे आया। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसे मेरा एक बड़ा एहसान समझो कि मैं तुम्हारे बच्चों को तमीज सिखा रहा हूं। क्यों? क्या तीसरे अंकल जोन्स इस जवाब से संतुष्ट हैं? यह सुनते ही मार्क जोन्स गुस्से से इस कदर लाल हो गया कि उसे दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। कमरे में मौजूद लोगों की सांसें एक बार फिर थम गईं। भगवान, इस लड़के ने पहले स्टर्लिंग ग्रुप के चेयरमैन का अपमान किया और अब वह सीधे जोन्स परिवार के पीछे पड़ गया था। इसे कहते हैं बिना किसी डर का बेखौफ लड़का। जोन्स परिवार को आज तक किसी ने इस तरह सरेआम नहीं ललकारा था। उनका दूसरा बेटा जल्द ही एक बड़े प्रमोशन की रेस में था। इस समय तो विंटर्स ग्रुप भी जोन्स परिवार से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे में परिवार से बाहर किए गए एक लड़के में इतना दम कहां से आया? लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी और मेरी तरफ सहानुभूति भरी नजरें डालने लगे। आर्थर अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रहा था। वो बस तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपनी ही बातों में फंस जाऊं। लेकिन मैंने बस एक ठंडी और बेपरवाह मुस्कान बिखेरी। क्या तुम जानते हो कि मैंने जैसन को तो बुरी तरह पीटा, लेकिन क्लोई को एक उंगली तक नहीं लगाई? ऐसा क्यों? मार्क जोन्स ने अपनी थ्योरियां चढ़ाई। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में जोन्स परिवार को कुचलना स्टर्लिंग ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। मैंने आगे की तरफ झुकते हुए एक बेहद ठंडी और दमनकारी मुस्कान दी। मुझे कमजोर कड़ियों को एक एक करके तोड़ना पसंद है, समझे? केबिन में मौजूद लोगों ने एक बार फिर ठंडी सांस ली। वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पूरी तरह से पागल हो चुका इंसान हूं। जोन्स परिवार ग्रैनविल सिटी का एक विशाल टाइटन था, जिसके कई सदस्य ऊंचे पदों पर बैठे थे। अगर वे अपनी पूरी ताकत झोंक देते तो विंटर्स ग्रुप भी टिक नहीं पाता। तुम मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, चार्ल्स स्टर्लिंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हमारा ग्रुप जोन्स परिवार जितना ताकतवर और मजबूत नहीं है। मैंने लापरवाही से अपने चाय के कप के साथ खेलते हुए कहा।
किसी कॉरपोरेट साम्राज्य को गिराने के लिए भारी पैसे और संसाधनों की जरूरत होती है, उनके कमजोर हिस्से को ढूंढना पड़ता है। लेकिन जोन्स परिवार जैसी ताकत को ढहाने के लिए सिर्फ उनके अपराधों के पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। मैंने उस बूढ़े लोमड़ी की तरफ देखकर एक तीखी मुस्कान दी। सालों से जोन्स परिवार ऊपर से देखने में अछूता और एक दहकती हुई आग जैसा लगा है, लेकिन बंद कमरों के पीछे तुम लोग अपने ही गंदे राजों के साथ सड़ रहे हो। तुम्हारी एक घातक कमजोरी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही जोन्स परिवार की कमजोरी की एक भी भनक बाहर आई, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए टूट पड़ेंगे। कम से कम स्टर्लिंग ग्रुप ने अपनी दौलत कानूनी तरीके से कमाई है, लेकिन तुम लोग, क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है कि तुम अपनी दौलत को दिन के उजाले में खुलकर खर्च कर सको? मैंने कदम दर कदम उस पर दबाव बनाया। मेरे शब्द तीर की तरह सीधे और तीखे थे। हमाक जोन्स का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसने सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए ताना मारा, मेरा पूरा जोन्स परिवार कानून का पूरी तरह पालन करता है। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सड़क से उठा हुआ कोई भी ऐरा गैरा आकर हमें धमका सकता है? अच्छा, ऐसा क्या? मैंने एक मजाक उड़ाती हुई हंसी दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इस बड़े और सुखी परिवार के सभी लोग वफादार हैं? तुम सब बस उन चूहों की तरह हो जो अपनी ही दौलत को दिखाने से डरते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढना मुश्किल था? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी आंखें तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर गड़ाए बैठी हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मार्क जोन्स ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। मैंने उसके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा दूसरा भाई आजकल एक बड़े प्रमोशन के लिए काफी हाथ पैर मार रहा है ना? बड़े दुख की बात है कि ऊपर बैठे अधिकारियों ने वह पद बहुत पहले ही किसी और को दे दिया है, और तुम लोगों को अभी तक इसकी भनक भी नहीं लगी। कितनी दयनीय स्थिति है। यह सुनते ही मार्क जोन्स झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ तौर पर गहरा सदमा और घबराहट दिखाई दे रही थी। जेसन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने तीसरे अंकल को इस तरह अपना आपा खोते हुए देखा था। वह घबरा कर बोला, तीसरे अंकल? क्या हुआ? चुप रहो, मार्क जोन्स चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया और चाय के कई घूंट भरने लगा। ओल्ड मास्टर विंटर्स ने हेनरी को खुद ट्रेन किया था, इसलिए उसकी बातों को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिनों में ऊपर से एक बड़ी जांच टीम नीचे आ रही है। मैंने अपनी बात पूरी की। जब वो नया बॉस कमान संभालेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेगा, तो अंदाजा लगाओ कि क्या तुम्हारा जोन्स परिवार वो बकरा नहीं बनेगा जिसकी बलि देकर बाकी सबको चेतावनी दी जाएगी? सब बकवास। मार्क जोन्स ने हार न मानते हुए ऊपर से सख्त दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां हाथ इस कदर कांप रहा था कि चाय उसके कप से छलक कर फर्श पर गिर गई। आसपास खड़े लोग पूरी तरह सन्न थे। यह स्कूल के लड़कों का मामूली झगड़ा था या किसी बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया की डील। मार्क जोन्स से अब और बैठा नहीं गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और तुरंत अपने फोन से कुछ जरूरी मैसेज भेजे। जैसे ही स्क्रीन पर जवाब चमके, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक नकली और मजबूरन मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। मुझे माफ कर देना बेटे, आज हमारे जोन्स परिवार की ही गलती थी। कृपया इसे दिल पर मत लेना। तुम्हारे अंकल तुमसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। मैंने बस अपना चाय का कप उठाया और एक हल्की सी हंसी दी। तब जाकर मार्क जोन्स ने राहत की सांस ली। वह तुरंत घूमा और जेसन के सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बेवकूफ कहीं के, वह दहाड़ा, जल्दी से अपने भाई विंटर्स से माफी मांगो। किसी ने तुम्हें दो बातें क्या कहीं, तुम उसके हाथों का खिलौना बन गए। तुम इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो? तीसरे अंकल। जेसन का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया था। मैंने कहा माफी मांगो। मार्क जोन्स ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बचपन से भाई रहे हो, इस मामूली बात से अपना रिश्ता खराब मत करो। मुझे माफ कर दो। जेसन ने अपने दांत भींचते हुए सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरी नफरत साफ देखी जा सकती थी। यह मुझे उनके बदले हुए तेवरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जोन्स परिवार के सुनहरे दिन अब खत्म होने वाले थे। मैंने अपनी आंखें घुमाकर जेसन और बाकी लोगों के चेहरों पर बदलते रंग का मजा लिया। आखिरकार मेरी नजरें आर्थर की उस जहरीली और नफरत भरी निगाहों पर जाकर टिकीं। एक वक्त था जब वो सिर्फ पीड़ित बनने का नाटक करता था, अपनी मासूम आवाज से मुझे दोषी ठहराता था और मेरा अपना परिवार और दोस्त मुझसे नफरत करने लगते थे। लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे हर एक कदम में सत्ता के शीर्ष पर बैठे इंसान का दबदबा था। और बड़े भाई इतने खौफनाक कैसे हो गए? आर्थर की वह जानी पहचानी बेचारी आवाज एक बार फिर डायना के कानों में गूंजी। जब दोनों अंकल भी इन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, तो मम्मी भी इन्हें काबू नहीं कर पाएंगी। अब मैं स्कूल में कैसे रहूंगा? मुझे हर रोज मार नहीं खानी। मुझे बहुत दर्द होता है। आर्थर के इस पीड़ित बनने के नाटक ने हमेशा की तरह डायना के अंदर के अंधे मोह और गुस्से को जगा दिया। वह मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जुबान इतनी चलने लगी है, डायना ने ठंडे और तीखे लहजे में कहा। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। चेयरमैन स्टर्लिंग और जोन्स परिवार भले ही पीछे हट जाएं, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। तुम जैसे लड़के का नाम आज ही इस स्कूल से काट दिया जाएगा।
अगर तुम इस स्कूल में रहे तो न जाने आगे अपने सहपाठियों पर क्या जुल्म ढाओगे। आर्थर इतना मासूम और नेक दिल है, वह तुम्हारी इस गुंडागर्दी को कैसे सहेगा। प्रिंसिपल लॉसन, सेंट रे हाई स्कूल की 100 साल पुरानी साख को इस कचरे की वजह से बदनाम होने नहीं दिया जा सकता। इसे अभी के अभी स्कूल से बाहर निकालिए। डायना की इस बात पर स्कूल के बड़े अधिकारियों के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। हेनरी कोई मामूली हाई स्कूल का छात्र नहीं था। वह लड़का स्कूल में अपने साथ 6-6 बॉडीगार्ड लेकर आता था। उसने सरेआम मार्क जोन्स और चार्ल्स स्टर्लिंग जैसे दिग्गजों की नाक के नीचे उंगली उठाकर उन्हें खरी खोटी सुनाई थी, और फिर भी उसका बाल तक बांका नहीं हुआ था। ऐसे में वे भला उसे स्कूल से निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। प्रिंसिपल लॉसन ने अपने चेहरे पर एक लाचार और माफी मांगती हुई मुस्कान लाई और अपने हाथ जोड़ते हुए बेहद सावधानी से सुझाव दिया, क्यों ना आप लोग घर जाएं और इस मामले पर आपस में बैठकर शांति से चर्चा कर लें। डायना ने गुस्से से तमतमाते हुए उनकी तरफ देखा। यहां चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। यह स्कूल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। बस अपनी मानक प्रक्रियाओं का पालन कीजिए। आपको किसी को नाराज करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल लॉसन अपनी उसी अजीब मुस्कान के साथ बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे। शायद आप सभी को इस पर थोड़ा और समय लेकर विचार करना चाहिए। बकवास बंद करो। डायना एक बेहद अड़ियल रवैये के साथ चीखी, इसे निकालो। इसे इसी वक्त निष्कासित किया जाना चाहिए, वरना मैं ये मामला सीधे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ले जाऊंगी और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराऊंगी। प्रिंसिपल लॉसन कुछ पलों के लिए हिचकिचाए और फिर उन्होंने विनम्रता से याद दिलाते हुए कहा, मिसेस विंटर्स, भले ही आप शिकायत दर्ज करा दें, हम किसी भी छात्र को इस तरह मनमाने ढंग से स्कूल से नहीं निकाल सकते। हालांकि चूंकि आप इन दोनों लड़कों की कानूनी लीगल गार्डियन हैं, इसलिए आपके पास इनमें से किसी का भी ट्रांसफर करने, नाम वापस लेने या उन्हें सस्पेंड करने का पूरा अधिकार है। यह सुनते ही डायना की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके दिल में सुलग रही गुस्से की आग पल भर में एक परम जीत के एहसास में बदल गई। तो फिर उसकी कानूनी अभिभावक होने के नाते मैं हेनरी का ट्रांसफर कर रही हूं। मैं उसे 13वें हाई स्कूल में ट्रांसफर कर रही हूं। यह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ बेहद पेचीदा नजरों से देखा। डायना सचमुच कितनी बेरहम थी। अपने सगे बेटे को सजा देने के लिए वह उसे शहर के सबसे बदनाम और सबसे निचले स्तर के हाई स्कूल में फेंकने के लिए तैयार थी। एक ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे भी जाने से साफ इनकार कर देते थे। औपल भर में कमरे में मौजूद लोगों की नजरें हेनरी की तरफ एक बार फिर सहानुभूति और दया से भर गईं। आखिरकार वह अभी एक बच्चा ही तो था। उसकी कानूनी अभिभावक होने के नाते डायना के लिए उसे संभालना बेहद आसान था। हेनरी जैसी काबिलियत वाले लड़के के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसके लिए वह सिर्फ अपने इन जालिम माता पिता को ही दोष दे सकता था। और जब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तब आर्थर के होठों के कोनों पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। तुम चाहे जितने भी ताकतवर बन जाओ हेनरी, मेरी एक छोटी सी दिमागी चाल और इन आंसुओं के आगे तुम बेबस हो। अब तुम्हें अपने ही खून से सबसे बड़ा धोखा खाने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही यह खबर बाहर फैलेगी कि हेनरी को देश निकाला देकर 13वें हाई स्कूल में भेज दिया गया है, तो न केवल आर्थर का आज का बदला पूरा हो जाएगा, बल्कि ग्रैनविल सिटी के ऊंचे घरानों में जब भी हेनरी का नाम लिया जाएगा, लोग हिकारत से उसका संबंध उस बदनाम स्कूल से जोड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती मम्मी। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे बड़े भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आर्थर अचानक रोने लगा और रहम की भीख मांगने का एक झूठा नाटक करने लगा। उनकी पढ़ाई इतनी शानदार है, उन्हें 13वें हाई स्कूल जैसी जगह पर भेजना सिर्फ उनका अपमान करना होगा। मम्मी, डायना का चेहरा ममता और दुख से भर गया। ओह आर्थर, तुम जरूरत से ज्यादा नेक दिल और सीधे हो, लेकिन इस बार तुम बीच में मत आओ। मुझे आज तुम्हारे हक के लिए खड़ा होना ही होगा। हमारे विंटर्स परिवार को ऐसे उद्दंड और बदतमीज लड़के की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आर्थर ने अपना यह नाटक जारी रखा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। प्लीज, आप मेरी वजह से मेरे भाई के लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। मेरा ज़मीर इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। डायना एक बार फिर पूरी तरह पिघल गई। वहीं बगल में खड़ी क्लोई के चेहरे पर भी हेनरी के प्रति नफरत साफ दिख रही थी। ये सिर्फ चार्ल्स स्टर्लिंग और मार्क जोन्स ही ऐसे थे जो बेहद अजीब और घिनौने एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में साफ तौर पर घृणा थी, जैसे उन्होंने कोई मरी हुई मक्खी निगल ली हो। तुम दोनों आखिर किसका मातम मना रहे हो? मैं दहाड़ा और टेबल से चाय का एक कप उठाकर सीधे उनकी तरफ दे मारा। इसने तुरंत उनके उस रोने धोने के नाटक पर विराम लगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! डायना झटके से घूमी और एक शेरनी की तरह आर्थर के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम अपने ट्रांसफर के कागजात इसी वक्त तैयार करने जा रहे हो। तुमने आर्थर के साथ जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। मैंने अपने बाएं हाथ की अंगूठी को घुमाया। मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। बड़े दुख की बात है कि आज न तो मैं यहां से ट्रांसफर ले रहा हूं और न ही किसी को एक धेला देने वाला हूं,
बल्कि मैं आर्थर को इसी वक्त स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में भिजवाने वाला हूं, जहां वो पूरे स्कूल के सामने सरेआम मुझसे माफी मांगेगा। यकीन नहीं होता? तुम किस किस्म की पागलों जैसी बकवास कर रहे हो? डायना एक कड़वी और तीखी हंसी हंसी। कमरे के बाकी लोग भी मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। झगड़ा तुमने शुरू किया और तुम्हारी खुद की अभिभावक तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा लड़का यहां कोई बदलाव ला सकता है? प्रिंसिपल लॉसन, आपने मेरी मांग सुन ली ना? मैंने प्रिंसिपल से अपनी नजरें मिलाई और लापरवाही से हुक्म दिया, इसे अभी के अभी पूरा कीजिए। प्रिंसिपल लॉसन पूरी तरह भौंचक्के रह गए। क्या पूरा करूं? देखो हेनरी, स्कूल के अपने कुछ नियम होते हैं। प्रिंसिपल लॉसन ने अपने सबसे आधिकारिक लहजे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे साफ तौर पर चिढ़े हुए थे। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे तुम्हारी इस हिंसा के लिए पुलिस केस नहीं कर रहे हैं। तुम ऐसी अजीबोगरीब मांगे कैसे कर सकते हो? ओह, आप मेरी बात मानेंगे। मैं पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उंगली को टेबल पर बिखरी हुई चाय में डुबोया और धीरे धीरे जानबूझकर टेबल पर 7 नंबर लिख दिए। यह देखते ही प्रिंसिपल लॉसन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उनके पैर थरथराने लगे और वे लगभग वहीं ढेर होने वाले थे। इस मोड़ पर कमरे में बैठा बड़े से बड़ा बेवकूफ भी यह समझ सकता था कि कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। हेनरी ने जो नंबर लिखे थे उनका कोई बहुत बड़ा और गहरा मतलब था। वह जो कुछ भी था प्रिंसिपल को पूरी तरह ब्लैकमेल करने के लिए काफी था, वरना कोई भी इंसान इस तरह घुटनों पर नहीं आता। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तो क्या यह काम हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। प्रिंसिपल लॉसन ने हाँफते हुए अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और अपना सिर इस तरह हिलाया मानो उनकी जान दांव पर लगी हो। उनकी घबराहट अब एक हताश फैसले में बदल चुकी थी। उन्होंने झटके से अपना सिर घुमाया और डायना की तरफ देखा। मिसेस विंटर्स, जब तक छात्र खुद अपनी सहमति न दे, स्कूल के पास उसे जबरन ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा आर्थर ने जानबूझकर अपने सहपाठियों को उकसाया और इतनी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम दिया। यह हमारे स्कूल के नियमों का घोर उल्लंघन है। उसे तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। डायना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमरे के बाकी लोग भी सन्न रह गए। आखिर उन 7 नंबरों का क्या मतलब था कि प्रिंसिपल लॉसन ने हेनरी का साथ देने के लिए इतने बड़े विंटर्स ग्रुप से दुश्मनी मोल लेने का खतरा उठा लिया? आर्थर का चेहरा पूरी तरह फक पड़ गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लोई और जेसन गुस्से और अपमान से तिलमिला रहे थे। सिर्फ मार्क जोन्स और चार्ल्स स्टर्लिंग जैसे शातिर सयाने लोमड़ियों ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उनकी नजरें गहरी हो गईं। प्रिंसिपल लॉसन, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? डायना अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीखी, क्या आपको अंदाजा भी है कि विंटर्स ग्रुप के खिलाफ जाने वालों का क्या हश्र होता है? मैं आपको आदेश देती हूं कि आप अपने इन शब्दों को इसी वक्त वापस लें, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। डायना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। प्रिंसिपल लॉसन पर इस समय चौतरफा दबाव था। आखिरकार डायना विंटर्स ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो ग्रैनविल सिटी का नंबर 1 कॉर्पोरेट साम्राज्य था। एक ऐसा विशाल समूह जिसके पंजे हर एक इंडस्ट्री में धंसे हुए थे। उनका रसूख कोई मजाक नहीं था। सेंट रे हाई स्कूल जैसा संभ्रांत प्राइवेट स्कूल सिर्फ अमीर लोगों की सेवा के लिए ही बना था। अगर वे शहर के सबसे अमीर परिवार को नाराज करते तो स्कूल के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शामत आ जाती। क्या आप पागल हो गए हैं प्रिंसिपल? क्या आपको दिख नहीं रहा कि मिसेस विंटर्स कितनी नाराज हैं? हाँ सर, अगर हम विंटर्स परिवार के खिलाफ गए तो बोर्ड के लोग हमारी नौकरी खा जाएंगे। उनकी एक बात पर हम सब सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज कोई पागलपन मत कीजिए। स्कूल के अन्य अधिकारी फुसफुसाते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल लॉसन की पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उनकी आंखें लाचारी से मेरी तरफ मदद की भीख मांग रही थीं, लेकिन मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। प्रिंसिपल लॉसन को आज आर्थर से निपटना ही होगा, वरना न सिर्फ वे बल्कि यह पूरा स्कूल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। पास्ट लाइफ के अनुभवों के कारण मैं ग्रैनविल सिटी के इन तमाम बड़े रसूखदारों के ऐसे काले राज जानता था जिनकी बदौलत मैं पूरी बाजी को अकेले अपने दम पर पलट सकता था। मैंने चाय की मेज पर लापरवाही से अपनी उंगलियां थपथपाईं और अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, यह नंबर कोई मजाक नहीं है। अगर प्रिंसिपल लॉसन चाहते हैं कि इस स्कूल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए तो मुझे हाथ बंटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अपना फैसला चुन लीजिए। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा स्कूल बोर्ड को रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कृपया बस एक पल रुकिए। प्रिंसिपल लॉसन को ऐसा लगा जैसे उनके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वे तुरंत फोन करने के लिए कैबिन से बाहर भागे। कुछ पलों के लिए कमरे में मौजूद हर किसी को यह स्थिति बिल्कुल हास्यास्पद लगी। सेंट रे इंटरनेशनल एक संभ्रांत देशव्यापी हाई स्कूल था जिसकी शाखाएं पूरे देश में थीं। इसके बोर्ड के शेयरधारक विभिन्न उद्योगों के बड़े दिग्गज थे। इतने मामूली से मामले के लिए उन्हें परेशान करना पूरी तरह से बेतुका था। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ धौंस दिखाकर यहां से बच निकलोगे। डायना ने पीछे हटने से इनकार करते हुए ताना मारा। सेंट रे हाई स्कूल के पीछे जो बड़े शेयरधारक हैं उन्हें भी विंटर्स ग्रुप को सम्मान देना पड़ता है। तुम खुद को समझते क्या हो?
वे विंटर्स ग्रुप को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वे स्वर्गीय ओल्ड मास्टर को सम्मान दे रहे हैं। मैंने बिना किसी धैर्य के तीखी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो सिर्फ एक अलग उपनाम वाली बाहरी इंसान हो। तुम्हें विंटर्स परिवार के नाम का इस्तेमाल करने का क्या अधिकार है? तुम खुद को क्या समझती हो? डायना गुस्से के मारे पूरी तरह आग बबूला हो रही थी। आर्थर ने एक बार फिर अपनी पीड़ित वाली चाल चलने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक तीखी नजर ने उसे अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया। वह इस बात से डर गया था कि कहीं मैं उसे दोबारा न पीट दूं। अब तक कमरे में मौजूद हर किसी को यह साफ हो गया था कि हेनरी बेहद बेरहम है। वह बातों से ज्यादा अपने हाथों से जवाब देने में यकीन रखता था। मैं वहां बिल्कुल शांत बैठा अपनी चाय की चुस्कियां लेता रहा। मेरे आसपास से एक ऐसा खौफनाक और शाही दबदबा महसूस हो रहा था जो चार्ल्स स्टर्लिंग जैसे कॉर्पोरेट शार्क से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल लॉसन वापस लौटे, लेकिन अब उनके चेहरे से वह डर और घबराहट पूरी तरह गायब थी। उनके चेहरे पर सिर्फ एक सख्त और पेशेवर भाव था। मिसेस विंटर्स, काफी सोच विचार करने के बाद स्कूल ने एक फैसला लिया है। आर्थर को एक बड़ा डिमेरिट जारी किया जाएगा और उसे स्कूल के पी लाउड स्पीकर पर हेनरी से सरेआम माफी मांगनी होगी। ऐसा न करने पर उसे तुरंत स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुमने अभी क्या कहा? डायना का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसका वह आलीशान और लाड़ प्यार से भरा चेहरा गहरे अविश्वास में विकृत हो गया। बाकी लोग भी पूरी तरह सन्न रह गए कि आखिर यह क्या हो रहा था। आर्थर का चेहरा सदमे और अपमान से लाल हो गया। अभी कुछ मिनट पहले वह हेनरी को स्कूल से निकलवाने और उसका मजाक उड़ाने के सपने देख रहा था, लेकिन अब वह खुद एक तमाशा बन चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि पिटने वाला भी वही था और माफी भी उसे ही मांगनी थी। हेनरी ने मुझे पीटा और वह साफ बच निकला, लेकिन माफी मुझे मांगनी पड़ रही है। अगर मैं इसके आगे झुक गया तो मैं जिंदगी भर के लिए एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। घबराकर उसने तुरंत अपनी दिमागी आवाज से पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया और डायना की ममता को झकझोर दिया। डायना ने आर्थर के कंधों को पकड़ा और उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत आर्थर, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। धन्यवाद मम्मी। आर्थर ने आंसुओं के साथ आभार जताने का नाटक किया। डायना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। प्रिंसिपल लॉसन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विंटर्स ग्रुप के खिलाफ जाने वालों का क्या हश्र होता है। यह फैसला हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और प्रिंसिपल लॉसन पूरी तरह लाचार दिखे। यह फैसला सीधे मुख्य चेयरमैन की तरफ से आया है। चूंकि यह घटना स्कूल परिसर में हुई है, इसलिए इसे कैसे संभालना है, इसका अंतिम फैसला स्कूल का ही होगा। डायना का चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो गया। उसने कांपती हुई उंगली से प्रिंसिपल लॉसन की तरफ इशारा किया, लेकिन इस बार उनका बॉस विंटर्स परिवार की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं कर रहा था। अगर जॉर्ज विंटर्स खुद भी यहां आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हेनरी अपना मन न बदल। लेफ्टिनेंट, अचानक इस एहसास ने डायना को पूरी तरह पागल कर दिया। वह आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम एहसान फरामोश लड़के, अभी के अभी प्रिंसिपल लॉसन से कहो कि हम इसे आपस में सुलझा रहे हैं। तुम आर्थर को सस्पेंड नहीं होने दे सकते। सुना तुमने? उस पागलपन में डायना के नाखून मेरी त्वचा में इस कदर चुभ गए कि खून निकलने ही वाला था। चिढ़कर मैंने अपने हाथ को एक झटके से दूर किया। उस जबरदस्त ताकत के झटके से डायना पीछे की तरफ जा गिरी। अगर आर्थर और क्लोई ने उसे पीछे से नहीं संभाला होता तो निश्चित रूप से उसका सिर दीवार से टकरा जाता। क्या तुम इंसान भी हो? आर्थर ने तुरंत आरोप लगाते हुए चिल्लाया, तुम मुझे जितना चाहे मार सकते हो, लेकिन तुम अपनी मां पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्लोई भी गुस्से में थी। तुमने सच में अपनी मां को धक्का दिया। तुम्हें राक्षस कहना भी राक्षस शब्द का अपमान होगा। मुझे इन बेवकूफों से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। उन पर एक ठंडी और उदासीन नजर डालते हुए मैं बस बाहर जाने के लिए मुड़ गया। जब मैं प्रिंसिपल लॉसन के पास से गुजरा तो मैंने लापरवाही से कहा, मैंने यहां कुछ नहीं देखा। बस ये पक्का करना कि आर्थर का माफीनामा काफी गहरा होना चाहिए। प्रिंसिपल लॉसन ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उत्सुकता से सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर विंटर्स, हमारा स्कूल किसी की भी गलत हरकत पर पर्दा नहीं डालेगा। संतुष्ट होकर मैंने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया, जिससे पीछे छूटे लोग पेचीदा चेहरों के साथ एक दूसरे को देखते रह गए। विंटर्स परिवार ने सचमुच एक असली ड्रैगन को जन्म दिया है। मार्क जोन्स एक ठंडी आह के साथ खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाया। बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग इतने अंधे हैं कि वे हीरे को कचरा समझ बैठे हैं। यह सचमुच हास्यास्पद है। आसपास के लोगों की अजीब नजरों को महसूस कर डायना को अपमान की एक गहरी लहर का एहसास हुआ। उसी समय उसके मन में एक छोटा सा विचार आया कि क्या वह सचमुच गलत थी। उसी दोपहर सेंट्रे इंटरनेशनल हाई स्कूल ने तेजी से एक औपचारिक चेतावनी और दोष पत्र जारी किया। आर्थर को लड़ाई भड़काने के लिए अनुशासित किया गया। उसे स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर लाइव आकर 3,000,000 शब्दों का माफीनामा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। और इसी के साथ स्कूल का यह पूरा ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इसके परिणाम ने स्कूल के अंदर और बाहर एक जबरदस्त सनसनी फैला दी। न केवल छात्र और शिक्षक पूरी तरह से हैरान थे, बल्कि ग्रैनविल सिटी के अमीर घरानों के बच्चे भी सन्न रह गए।
यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही इंटरनेट पर वायरल होने की कगार पर पहुंच गई। भले ही विंटर्स ग्रुप ने इस टॉपिक को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी। और जब विंटर्स परिवार के बाकी सदस्यों को इस बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे स्कूल की तीखी नजरों और तानों को न झेल पाने के कारण आर्थर छुट्टी लेकर घर बैठ गया। जेसन और क्लोई को भी अपने परिवारों से भारी डांट पड़ी, जिससे नाराज होकर वे दोनों भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर चले गए। जहां तक उन अमीर बच्चों का सवाल था जो आमतौर पर आर्थर की चापलूसी करते थे, वे इस कदर डर गए कि उन्होंने क्लास में आना ही बंद कर दिया। पलक झपकते ही सीनियर 3 क्लास 2 का कमरा आधे से ज्यादा खाली हो गया। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस शांति से अपनी डेस्क पर बैठा किताबों में डूबा रहता था। यह घटिया धारावाहिक ड्रामा मेरा समय बर्बाद करने के लायक नहीं था। इसके बाद मैंने इस बिखरे हुए परिवार को पूरी तरह तबाह करने की योजना बनानी शुरू कर दी। किसी बड़े साम्राज्य के पतन का असली मजा तब आता है जब आप उसकी नींव को एक एक ईंट करके ढहते हुए देखें। हालांकि मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरा अंतिम प्रस्थान और उनकी अंतिम बर्बादी इस खेल का मुख्य हिस्सा थी, लेकिन विंटर्स, परिवार, आर्थर और उनके चमचों के लिए असली यातना बहुत पहले ही शुरू होनी जरूरी थी। तभी मुझे तसल्ली मिलती। मेरी योजना उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं स्कूल के इस ड्रामे के बाद घर लौटा था। मैंने आर्थर और अपने पूरे परिवार से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और देश का सबसे अमीर आदमी बनने की योजना पर केंद्रित रखा। भगवान का शुक्र है कि अंकल ग्रांट और उनके बॉडीगार्ड हमेशा मेरी सुरक्षा करते थे, इसलिए कोई भी दूसरी मंजिल पर आकर मुझे परेशान नहीं कर सकता था। लेकिन यही आर्थर के पतन की शुरुआत थी। एक पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। आर्थर का वह चीट सिस्टम भी इससे अलग नहीं था। उसका वह पूरा मासूम और पीड़ित दिखने वाला मुखौटा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि उसके सामने कोई क्रूर और दमनकारी खलनायक हो। तो क्या होता है जब वह खलनायक खेल खेलने से ही मना कर देता है? जब मैं उसके सामने ही नहीं आता था तो वह किसी की हमदर्दी हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर पाता था। जब मैं अगले सोमवार को सेंट रे हाई स्कूल पहुंचा तो मेरी सुरक्षा व्यवस्था को सैन्य स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया था। मेरे साथ कुल 12 बॉडीगार्ड थे। 2 महिला एजेंट जो साधारण ब्लेजर पहने हुए थीं, क्लासरूम में सीधे मेरी बगल वाली डेस्क पर बैठती थीं। अगर मैं कैफेटेरिया जाता तो वे एक सुरक्षा घेरा बना लेती थीं। अगर मैं लाइब्रेरी जाता तो वहां के रास्तों को सुरक्षित कर दिया जाता था। मैं शारीरिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अछूता बन चुका था। सजेशन सबसे पहले टूटने वाला इंसान था। वह उस आने वाली सरकारी जांच से बुरी तरह डरा हुआ था जिसकी भविष्यवाणी मैंने लापरवाही से की थी और जिसकी खबरें अब बिजनेस न्यूज में छपने लगी थीं। सुबह की क्लास शुरू होने से पहले उसने किसी तरह मेरे पास आने की कोशिश की। हेनरी, देखो भाई। जेसन ने अपने हाथ में इंपोर्टेड कॉफी के 2 कैन पकड़ते हुए बात शुरू की। जेसन के चेहरे पर एक मजबूरन और माफी मांगती हुई मुस्कान थी। वह बस यह देखना चाहता था कि क्या हम दोनों कहीं बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन वह मेरे 6 फीट के दायरे के करीब भी नहीं पहुंच पाया। काले सूट पहने 2 ऊंचे पूरे बॉडीगार्ड्स ने बेहद सहजता से उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने अपने हाथ बांध लिए। न तो वे कुछ बोले और न ही उन्होंने उसे धक्का दिया। वे बस मांसपेशियों और महंगे कपड़ों से बनी एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। मैं वहीं बैठा हुआ था और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक एडवांस किताब पढ़ रहा था। मैंने न तो अपनी आंखें ऊपर उठाईं, न ही मैं अपनी जगह से डिगा। मैंने उसकी मौजूदगी तक को स्वीकार नहीं किया। हेनरी, प्लीज यार, हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम नैपी पहना करते थे, जेसन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में उस अपमान की साफ खनक थी कि उसे एक आवारा कुत्ते की तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। बस 5 मिनट। मैंने धीरे से किताब का पन्ना पलटा। वहां फैला सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। आखिरकार मेरे गार्ड्स की उस बर्फीली घूरती नजरों और क्लास के बच्चों की फुसफुसाहट के बीच जेसन शर्म से लाल चेहरा लिए वहां से खिसक गया। कुछ दिनों बाद क्लोई ने अगला प्रयास किया। वह कैफेटेरिया के दरवाजे पर खड़ी थी और हाथ में एक लंच बॉक्स पकड़े हुए थी जिसे उसने कथित तौर पर खुद बनाया था। उसकी आंखें रोने जैसी लाल थीं और वह दिल टूटी हुई बचपन की महबूबा का नाटक कर रही थी। यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि वह अचानक यह दयनीय नाटक क्यों कर रही थी। प्रिंसिपल के कैबिन में हुए उस घोर अपमान के बाद उसका पिता चार्ल्स स्टर्लिंग साफ तौर पर घबरा गया था। वह एक शातिर बूढ़ा लोमड़ी था और वह अच्छी तरह जानता था कि उसके काले कारनामों को उजागर करने की मेरी धमकियां कोई खोखला झांसा नहीं थीं। इस डर से कि मैं सचमुच कोई बड़ा कदम उठाकर स्टर्लिंग ग्रुप को तबाह न कर दूं, उसने अपनी लाडली बेटी को एक तरफ खींचा होगा और उसे अपने घमंड का घूंट पीने पर मजबूर किया होगा। उसने क्लोई को आदेश दिया था कि वह मेरी सुरक्षा और अपने परिवार की सलामती के लिए एक प्यारी मासूम दोस्त का नाटक करे ताकि वह फिर से मेरी नजरों में आ सके। हेनरी, प्लीज, मुझे बस मेरा पुराना हेनरी वापस चाहिए, उसने बेहद खूबसूरत कांपती हुई आवाज में पुकारा। मेरी एक महिला एजेंट ने बस अपना हाथ ऊपर उठाया और उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कृपया पीछे हटिए, मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। मैं क्लोई के ठीक बगल से गुजर गया। मेरी आंखें मेरे हाथ में मौजूद टैबलेट पर टिकी थीं जिस पर मैं अंकल ग्रांट द्वारा हाल ही में खरीदे गए शेयरों की समीक्षा कर रहा था।
मैंने न तो अपनी रफ्तार धीमी की और न ही अपनी नजर का एक छोटा सा हिस्सा भी उसकी तरफ घुमाया। मैंने उसे हवा से भी बदतर समझा। मैंने अपने पीछे उसके हाथ से लंच बॉक्स गिरने और उसके रोने की आवाज सुनी, लेकिन कोई भी उसे चुप कराने नहीं आया। लोग अब यह समझने लगे थे कि जिन लोगों से मैं नफरत करता हूं उनके साथ खड़े होना सामाजिक आत्महत्या करने जैसा था। मोई लोहे जैसे सख्त सुरक्षा घेरे के कारण आर्थर की चालों की हवा पूरी तरह निकल चुकी थी। यां मुझसे पूरी तरह कट जाने के बाद आर्थर का वह चीट सिस्टम भूख से मरने लगा था। अब वह पूरे स्कूल में अपनी दिमागी आवाज से यह प्रचार नहीं कर सकता था कि मैं उसे सता रहा हूं, उसे मार रहा हूं या उसकी चीजें चुरा रहा हूं, क्योंकि पूरा स्कूल अपनी आंखों से देख सकता था कि मैं उसकी मौजूदगी तक को भाव नहीं देता था। मैं एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर जी रहा था। अजंता की सहानुभूति के नशे के लिए तड़पते हुए आर्थर ने अपनी उस दिमागी आवाज को हर छोटी बड़ी चीज पर आजमाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी बड़े खलनायक के बिना उसकी यह जंग बेहद दयनीय और हास्यास्पद लगने लगी थी। इसकी शुरुआत छोटी मोटी दिक्कतों से हुई। एक बरसात के दिन वह फिसल गया और उसकी यूनिफॉर्म पर कीचड़ लग गया। यह दुनिया हमेशा मुझे ही सजा क्यों देती है? मैं पहले से ही इतना कमजोर हूं, मम्मी पापा परेशान हैं और अब इस बारिश को भी मुझसे नफरत है। फिर उसकी यह दिमागी आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी। और पुराने दिनों में जब इसे मेरी क्रूरता से जोड़ा जाता था तो लोग उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब क्लास के कुछ बच्चों ने अजीब नजरों से एक दूसरे को देखा। क्या उसने सच में अपने दिमाग में ऊं कहा? किसी ने फुसफुसाकर कहा और दूसरा बोला, भाई वह सिर्फ पानी का एक छोटा सा गड्ढा था, बड़े हो जाओ। लेकिन उसके इस भ्रम के टूटने का असली कारण उसकी अपनी नालायकी थी। जब मैं उसके कामों को बिगाड़ने या उसकी गलतियों का इल्जाम अपने सिर लेने के लिए वहां मौजूद नहीं था, तो आर्थर विंटर्स की असली और बिना मिलावट वाली हकीकत दुनिया के सामने आ गई। वह पढ़ाई और काम में बेहद बुद्धू था। एपी फिजिक्स के मिड टर्म एग्जाम में आर्थर को 100 में से महज 3-2% नंबर मिले। एक हफ्ते बाद